let us start. In this video, in this session, I will be in sharing my strategy for UPSC in brief. Before that, let me introduce myself. I'm Navita, and I have secured All India rank 251 in this CSC 2022. And my journey has been like quite a long one. I dedicated almost 5 years to the preparation of this examination, एंड इन 5 सालों में आई हैव लर्नड अ लॉट कि क्या करना चाहिए एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। उससे ज़्यादा शायद मैं जानती हूँ कि क्या नहीं करना चाहिए। क्या 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 रीज़न्स हो सकते हैं कंटिन्यूअस फेलियर्स देखने के लिए। सो इस सेशन में हम सब ये सब बातें करेंगे इन रिलेशन टू प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। व्हाट आर द डूज़, व्हाट आर द डोंट्स जो हमारे चांसेस को इन्हेंस करेगा ये एग्ज़ाम हर स्टेज पे क्रैक करने के लिए। So, before starting and giving my strategy for the prelims, mains, and the interview, I would like to share one thing in that with relation to GS2 and GS3, I will be sharing my strategy very well in detail because उन दोनों पेपर्स में मेरे मार्क्स थोड़े ज़्यादा अच्छे हैं, तो आई थिंक कि ये मेरा जो मैंने काम किया, जो मैंने आंसर्स लिखे GS2 GS3 में, जो मुझे हेल्प किया, शायद वो किसी और को भी हेल्प कर पाए और इतने अच्छे मार्क्स लेकर आ सके। सो स्टार्ट करते हैं। तो मेरा जो जर्नी रहा है, जैसा मैंने बोला, इट्स बीन 5 इयर्स एंड मैंने जितने अटेम्प्ट्स दिए अपनी जॉब के साथ दिए थे। आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल, मैं एक ऑयल एंड गैस सेक्टर में काम करती हूँ एंड इट्स बीन ऑलमोस्ट 9.5 इयर्स टू 10 इयर्स मुझे कंटिन्यूअस काम करते-करते हो गया वहाँ पे। जितने सारे अटेम्प्ट्स दिए मैंने, सारे पाँचों अटेम्प्ट मैंने जॉब के साथ दिए। फुल टाइम प्रिपेरर थी मैं। उसमें जो मेरे फेलियर्स थे, चारों फेलियर्स थे, वहाँ पे कुछ कमियाँ थी जो मैंने अपने 5वें अटेम्प्ट में सुधारी। मैं बताती हूँ कि क्या-क्या रीज़न्स थे जिनकी वजह से मुझे प्रीलिम्स के स्टेज पे ही फेलियर देखना पड़ता था। सो स्टार्ट करते हैं प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं वेरी स्पेसिफिकली टू प्रीलिम्स। सो बेसिकली जो प्रीलिम्स है आजकल, अगर कुछ कैंडिडेट्स ने इस बार पेपर दिया होगा 2023 का, तो हमने देखा नॉट ओनली सीसैट पेपर 1 में भी, जीएस पेपर में भी काफ़ी चेंजेस आ गए हैं, पैटर्न पूरा चेंज हो गया है। पहले एलिमिनेशन टेक्निक्स जो काम करते थे वो शायद इस बार नहीं काम कर रहे हैं। सो हमको बहुत ही इंट्रिंसिकली पढ़ाई करनी पड़ेगी अभी, क्योंकि हर साल यूपीएससी कुछ ना कुछ तो नए चेंजेस लेके आता है, नए-नए डायनामिक्स लेके आता है। मैं पहले बता देती हूँ प्रीलिम्स के लिए क्या काम करता है। कुछ यूनिवर्सल फ़ॉर्मूलाज़ होते हैं जो कैसा भी पेपर पैटर्न आए, जो हमें हमेशा स्टिक करके रहना पड़ता है। प्रीलिम्स के लिए पहली बात तो है, जो भी सिलेबस बहुत वेल डिफाइंड नहीं है, लेकिन जितना भी बेसिक बुक्स होते हैं, एनसीईआरटीज़ होते हैं, सब्जेक्ट वाइज़ बेसिक बुक्स होते हैं, जो भी मैं आगे बताती हूँ कौन-कौन सब्जेक्ट में कौन-कौन से बुक्स पढ़ने हैं। तो उनको बहुत ही थॉरो रीडिंग करना है, एटलीस्ट 2-3 रिविजन्स होने चाहिए जिससे टेस्ट देने से पहले। 2-3 रिविजन्स जब आपके बेसिक बुक्स के हो गए, आपका बेसिक कोर्स खत्म हो गया है, उसके बाद स्टार्ट गिविंग टेस्ट। डू नॉट डिले टेस्ट, क्योंकि मैंने अपने 2-3 अटेम्प्ट में ऐसा किया था, मैं बस रिवाइज़ करती रहती थी बुक्स को। मैं सफिशिएंटली एग्ज़ाम्स नहीं देती थी, मॉक टेस्ट नहीं देती थी एंड इस वजह से हमेशा जो 3-4 क्वेश्चन्स की कमी रहती है, वो मुझे फेस करनी पड़ती थी। तो प्रीलिम्स का एक ही मंत्रा है, जितना मॉक्स दे सकते हैं आप कंटिन्यू मॉक्स दीजिए, अलग-अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के मॉक्स दीजिए, नॉट ओनली सेक्शनल मॉक्स बल्कि फुल लेंथ मॉक्स भी आप दीजिए। एंड मैं बताती हूँ इस अटेम्प्ट में जिसमें प्रीलिम्स मेरा फॉरेस्ट सर्विसेज़ का भी क्लियर हुआ था, आई थिंक बहुत अच्छे मार्जिन से मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ। उसका सोल रीज़न यही था कि मैंने बहुत सारे टेस्ट लगाए थे, 45 टू 50 टेस्ट लगाए थे, 2-3 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के टेस्ट लगाए थे एंड उसमें फिर मैं बैक ट्रैक में रिविज़न करती थी। पहले टेस्ट, क्योंकि ऑलरेडी मेरे सारे बेसिक बुक्स का रिविजन्स हो चुका था, तो मैं क्या करती थी, डायरेक्ट टेक्स्ट लगाती थी। वेट नहीं, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना है कि मेरा अभी इतना सिलेबस बचा है, इतना सिलेबस बचा है। डोंट प्रोक्रेस्टिनेट फॉर योर टेस्ट गिविंग थिंग्स। उससे क्या होता है कि आपका टाइम खत्म होता रहेगा, आप रिवीजन में लगे रहेंगे, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, बुक्स बहुत ज़्यादा हैं। कभी पॉसिबल नहीं है कि आप 100% जो भी जितने भी बुक्स में सब चीज़ें लिखा है, सब कुछ आपके दिमाग में आ जाए। तो उसका स्ट्रैटेजी यही है कि आप टेस्ट जैसे ही आपका बेसिक चीज़ें ख़त्म हो गई बुक्स की, स्टार्ट गिविंग टेस्ट्स प्रीलिम्स के। फिर
आंसर्स को एनालाइज़ करिए प्रीलिम्स के, जो क्वेश्चंस आपके गलत हुए हैं, खाली उनको ही नहीं, सबको एनालाइज़ करिए। जो सही भी हैं, उनको भी एनालाइज़ करिए और एनालिसिस जब करना है वो हमको जो सॉल्यूशंस मिलते हैं इंस्टीट्यूट्स के, उनसे नहीं करना है। हमको जो भी एनालिसिस करना है, वो हमें अपने सोर्स बुक से करना है। लेट्स सपोज़ अगर जियोग्राफी का को क्वेश्चन है अर्थक्वेक के ऊपर, सो अर्थक्वेक आपको वो क्वेश्चन अर्थक्वेक के ऊपर है, तो आपको अर्थक्वेक टॉपिक पूरा अच्छे से ढंग से रिवाइज करना है। रिवाइज करना है अपनी बुक से। लेट्स सपोज अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो एनसीईआरटी से वो टॉपिक रिवाइज की, खाली उतना ही। डोंट जस्ट गो कि ये क्वेश्चन सही हो गया है और उसको छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि यू नेवर नो कि कौन से ऑप्शन से क्या क्वेश्चन बन के आएगा मेन एग्जाम में। तो हमें पूरा एलिमिनेशन टेक्निक भी इससे बहुत अच्छी हो जाती है। दूसरी चीज़ प्रीलिम्स से रिलेटेड मैं बोलना चाहूँगी कि अपनी सब्जेक्ट्स के रिसोर्सेज़ को बहुत ही मिनिमम रखिए, कि डोंट मेक इट लाइक कि एक हिस्ट्री के लिए तमिलनाडु की बुक भी पढ़ ली, अपनी एनसीईआरटी भी पढ़ ली एंड देन बिपिन चंद्रा भी पढ़ लिया। मेक अ वेरी गुड सोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव अच्छा सोर्स बुक का लीजिए एंड उसको मल्टीपल टाइम्स रिविज़न कीजिए। मैंने ये बहुत बड़ी गलती करी थी पहले। मैं बहुत सारी बुक्स पढ़ती थी, मेरा नॉलेज बेस डेफ़िनेटली उससे इंक्रीज़ हुआ, लेकिन उससे उसने मुझे ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ उस इस स्ट्रैटेजी से। सो बेटर ये रहता है कि जब जैसे ही आपका अंडरस्टैंडिंग हो गया है अम, अ, सब्जेक्ट्स का, तो फिर आप अपना एक ही बुक को स्टिक कीजिए, जो आपको पढ़ने में अच्छी लगती है, जिसमें ज़्यादा कंटेंट है, जिससे ज़्यादा चांसेस है क्वेश्चंस आने के। जैसे मेरे केस में हिस्ट्री के लिए मैं पढ़ती थी, बिपिन चंद्रा पढ़ती थी। तो और उसके साथ स्पेक्ट्रम पढ़ती थी। तो ये 2 बुक्स को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था, उसके अलावा नहीं कुछ भी पढ़ा था, इसको मल्टीपल टाइम्स रिविज़न किया था। तो प्रीलिम्स में 2 चीज़ें मेन ध्यान रखनी है। पहला, टेस्ट लगाने सफिशिएंटली, जितना ज़्यादा टेस्ट लगाएँगे, उतना ज़्यादा चांसेस बढ़ेंगे क्लियर करने के। दूसरी बात है कि आपको बहुत ज़्यादा सोर्सेज़ नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि आजकल ऑनलाइन पे, टेलीग्राम चैनल्स पे इतने सारे सब टॉपर्स के नोट्स आते हैं, अलग-अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का मटीरियल आता है। अ, लेकिन ये नहीं करना है कि सारे रिसोर्सेज़ इकट्ठे कर लिए एंड उसको पढ़ रहे हैं एक-एक करके एंड फिर लास्ट एग्ज़ाम के टाइम पे आप कुछ भी रिवाइज़ नहीं कर पाएँगे। डोंट डू दैट। रादर कि आप एक ही सोर्स रखिए, उसी को बार-बार रिवाइज़ करते रहिए एंड मेक श्योर कि आपका सोर्स अच्छा हो। ऐसा नहीं हो कि वो आधा-अधूरा सोर्स है, फिर आपकी नॉलेज भी आधा-अधूरा रहेगा, बेस आधा-अधूरा रहेगा, क्वेश्चन्स आएँगे वो उसमें कवर नहीं होंगे। सो मेक श्योर कि आपके जो भी सब्जेक्ट्स के रिसोर्सेज़ आप बहुत ही थॉटफुली चूज़ करें और उसी पे स्टिक करें एंड क्वेश्चंस लगाएँ। प्रीलिम्स में इससे ज़्यादा और ज़रूरत नहीं होती है। एंड प्रीलिम्स में जब सीसैट की हम बात करें, तो सीसैट पहले जैसे हम 3-4 साल पहले देखें तो बहुत ईज़ी आता था, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती थी, स्पेशली इंजीनियरिंग एंड साइंस ग्रेजुएट्स को। लेकिन जब हम 2-3 साल से ट्रेंड देख रहे हैं एंड स्पेशली इस साल का, तो इट वाज़ अल्ट्रा डिफिकल्ट पेपर। बिकॉज़ जो लेव कुछ क्वेश्चंस तो जेईई लेवल के थे, कैट लेवल के थे, जिसके लिए बहुत ही अच्छा प्रिपरेशन चाहिए। तो सीसैट हमें इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत कैंडिडेट्स का जीएस पेपर 1 में बहुत अच्छा स्कोर आता है, मोर देन 100 आता है और यहाँ पे खाली 2-3 नंबर से रह जाते हैं। तो आप इतना सा ये सिली मिस्टेक करेंगे तो आपका एक एक अटेम्प्ट खराब होगा, 2 साल खराब होंगे। सो जस्ट डोंट इग्नोर दिस सीसैट पेपर एंड सीसैट को आपको आज जैसा ट्रेंड चल रहा है अभी 3, 4, 5 महीने अच्छे से देने पड़ेंगे। उसमें भी सेम मंत्रा है, पहले प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स देखिए, क्वेश्चंस इंग्लिश के भी, रीजनिंग के भी एंड मैथमेटिक्स के भी, तीनों। ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करके जाएंगे और ये सोचेंगे कि इंग्लिश के सारे अटेम्प्ट हो जाएंगे तो यू विल बी एबल टू स्कोर मोर देन 66। इट्स नॉट लाइक दैट, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इंग्लिश पोर्शन बहुत डिफिकल्ट आ जाएगा, एनालाइज नहीं कर पाएंगे, सारे ऑप्शन सिमिलर जैसे देखेंगे, बट मैथ्स ईजी होगा, लेकिन आप मैथ्स छोड़ के गए हैं तो आप नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे। सो ऐसा नहीं करना है, तीनों सेक्शंस को इक्वली प्रिपेयर करिए, इक्वल इंपॉर्टेंस दीजिए। कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये 3 सेक्शंस हैं। तीनों के सफिशिएंटली मॉक पेपर्स भी अवेलेबल हो गए हैं अभी तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के। एंड एक आर एस अग्रवाल भी बुक आती है, जो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स वीक हैं मैथमेटिक्स या रीजनिंग से रिलेटेड, तो उसमें बेसिक फॉर्मूला से स्टार्ट कराया है। सो अगर आपको ज़ीरो ज़ीरो से स्टार्ट करना है तो यू कैन रेफर टू दैट बुक ऑल्सो। उसके बाद जब आपका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए, मैथ्स के क्वेश्चंस कैसे करने हैं, कैसे रीजनिंग के ट्रिक्स अप्लाई करने हैं, कॉम्प्रिहेंशन में थोड़ा सा ग्रिप आने लगे, उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट देना है। एंड टेस्ट जब देने हैं तो
2 घंटे में देने हैं, डोंट डू दैट कि आप सॉल्व किए जा रहे हैं कि ढाई घंटा, 3 घंटा, डोंट डू इट लाइक दैट। और ऐसे कंपार्टमेंट्स में भी मत करिए कि 15 मिनट, आधा घंटे के लिए पेपर दिया और 10 क्वेश्चंस कर लिए, क्योंकि 2 घंटा, क्योंकि बहुत अच्छा स्पीड चाहिए होता है हमें सीसैट के लिए। टाइम एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है सीसैट के पेपर में। क्वेश्चंस ढूँढना एंड उन क्वेश्चंस को ढूँढ के अटेम्प्ट करना 2 घंटे में सफिशिएंटली मोर देन 50, कि अगर आप मोर देन 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे तब आपके बहुत हाई चांसेस होंगे कि यू विल बी एबल टू क्लियर दैट विद कंफर्टेबल मार्जिन। सो सीसैट से रिलेटेड मैंने 2-3 चीज़ें बताई। फर्स्ट इज़ कि सफिशिएंटली टाइम देना है प्रिपरेशन को। इसके मॉक टेस्ट लगाने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं, तीनों सेक्शंस को इंपॉर्टेंस देनी है, इंग्लिश, कॉम्प्रिहेंशन एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। उसके बाद फिर फुल लेंथ टेस्ट जब देना है तो ध्यान रखना है 2 घंटे में टेस्ट दें, और उसमें जब टेस्ट देना है वो भी स्ट्रैटेजी के साथ देना है। इट्स लाइक कि पहले आपको बहुत ही लो हैंगिंग फ्रूट्स ढूँढने हैं, बहुत ईज़ी क्वेश्चंस ढूँढने हैं उसमें, जो एंड उसमें आपको और बहुत ही फटाफट करना है ये एक्टिविटी, बिकॉज़ टाइम 2 घंटे का होता है। यू डोंट हैव द लग्ज़री कि आप कर सकते हैं। ऐसे सुनने में लगता है वी जस्ट हैव टू स्कोर 66 मार्क्स, बट आजकल इतना डिफ़िकल्ट हो गया है कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आप 40-45 क्वेश्चंस कंफर्टेबली अटेम्प्ट कर पाएँ। तो डोंट मेक अ वीक सीसैट अ वीकर पॉइंट इन योर स्ट्रैटेजी। अभी से अगर जो लोग नेक्स्ट अटेम्प्ट देने वाले हैं, प्लीज़ डू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम दिसंबर एंड जनवरी इटसेल्फ। उसमें बिकॉज़ अभी जो पैटर्न है सीसैट में, आपको बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग चाहिए। एंड इन फैक्ट नॉट ओनली फॉर ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, साइंस स्टूडेंट्स के लिए भी उतना ही डिफ़िकल्ट था पेपर। इट वाज़ नॉट ईज़ी। पहले बोलते थे कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, साइंस स्टूडेंट्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बट टुडे दिस इज़ नॉट द केस, सबको पढ़ने की ज़रूरत है। डोंट गो विद द कॉन्फिडेंस, जो इंजीनियरिंग और साइंस बैकग्राउंड वाले भी हैं, कि डोंट गो विद दैट ओवर कॉन्फिडेंस कि नहीं नहीं हमने तो साइंस और मैथ्स पढ़ा ही है, सो वी विल बी एबल टू डू दैट। सो ऐसा इग्नोर मत कीजिए, बिकॉज इस छोटी सी गलती की वजह से आपके 2-3 साल खराब हो सकते हैं। सो हैविंग डन विद प्रीलिम्स एंड सीसैट, मैं प्रीलिम्स के बुक्स, जैसे पूछते हैं लोग कौन कौन से बुक्स पढ़ने हैं किस सब्जेक्ट्स में, तो मैं मेन मेन सब्जेक्ट के बुक्स बता देती हूँ और रिसोर्सेज बता देती हूँ जो यूजुअली लोग पढ़ते हैं और जिनका क्लियर भी होता है। सो लेट अस स्टार्ट विद हिस्ट्री। हिस्ट्री में जो है एंशिएंट एंड मिडिवल की एनसीईआरटी पढ़नी है। बहुत ही होलिस्टिक बुक है। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे एंड क्वेश्चंस ऑफ दैट बुक, तो जो इजी एंड मॉडरेट क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में वो सॉल्व हो जाएंगे, एंड जो बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं वो कोई भी नहीं कर पाता है। सो उसके ऊपर आपको अपना अननेसेसरी टाइम खराब नहीं करने की जरूरत है, बिकॉज एनीवेज वो किसी से भी अटेम्प्ट नहीं होंगे, एंड आप कितना भी पढ़ लीजिए, दे विल डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो किसी बुक में कवर नहीं होंगे। कुछ स्टूडेंट्स तमिलनाडु की बुक भी पढ़ते हैं, दैट इज ऑल्सो इक्वली गुड। सो आप चूज कर सकते हैं वेदर यू हैव टू गो फॉर एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी फॉर ancient and medieval, or you want to study it from the Tamil Nadu textbook. Both are equally good resources. Mine was NCERT only. And for modern history, I have studied Spectrum specifically for the prelims. It is a very good book. Usually जितने questions आते हैं 70-80% उस books, छोटी सी book से cover हो जाते हैं, but make sure कि आप उसका word to word पढ़ें, because बहुत ही factual book है वो, एंड हर एक लाइन में एक क्वेश्चन छुपा है उसकी बुक में। सो आप 5-6 बार एटलीस्ट स्पेक्ट्रम का रिवीजन करें तो एकदम आपको टिप्स पे हो जाएँगे कुछ नाम, जो भी इवेंट्स होते हैं हिस्ट्री में, और जैसे ट्रेंड वाले क्वेश्चंस आते हैं, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर वाले अरेंज करने वाले। सो स्पेक्ट्रम इज़ अ गुड बुक फॉर प्रीलिम्स, बट फॉर अगर आपको मेंस लिखना है उसके बाद, उसके लिए आपको थोड़ा-सा फिर बिपिन चंद्रा पढ़नी पड़ेगी, एंड बिपिन चंद्रा भी पूरी नहीं पढ़नी है। यू हैव टू डू सिलेक्टिव स्टडी ऑफ बिपिन चंद्रा। जैसे सोशल रिफॉर्मर के क्वेश्चंस का चांसेस ज़्यादा होते हैं मेंस में आने के और प्रीलिम्स में भी आने के, तो मेक श्योर कि आप सोशल रिफॉर्मर वाला चैप्टर बिपिन चंद्रा से अच्छे से पढ़ें। देन फिर मूवमेंट्स वाला, पेसेंट्स मूवमेंट, ट्राइबल मूवमेंट्स, वो सब बहुत अच्छे से पढ़ लें आप बिपिन चंद्रा से, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चंस आने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है। हिस्ट्री में इतना ही है। बाकी करंट अफेयर्स से रिलेटेड आप जो मंथली कंपाइलेशंस आते हैं, उसमें एक एंशिएंट, मेडिवल या हिस्ट्री का पोर्शन होता है, तो आप मंथली उसको रेफर कर सकते हैं। बाकी ज़्यादा होता नहीं है करंट अफेयर्स हिस्ट्री से रिलेटेड। सेकंड सब्जेक्ट इज़ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का वही है, हमारा यूनिवर्सल सोर्स है हमारी एनसीईआरटीज़, लेकिन एनसीईआरटीज़ में
इन्फॉर्मेशन बहुत सारी है बट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं की गई है। तो उसका उसके एक्सप्लेनेशन के लिए आपको दूसरी रेफ़रेंस बुक्स को रेफ़र करना पड़ सकता है। जैसे एनसीईआरटी के साथ-साथ मैंने पीएमएफ ज्योग्राफी वाला मॉड्यूल में पढ़ती थी। इट्स अ वेरी गुड रिसोर्स। बहुत अच्छे कलरफुल डायग्राम्स होते हैं, ईज़ी टू ग्रास्प होता है ना। आप जब मेंस में आंसर्स लिखेंगे तो वो डायग्राम्स आप ड्रॉ करेंगे तो शायद बहुत अच्छे मार्क्स मिले। तो इसमें आप चूज़ कर सक ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटीज़ एंड पीएमएफ का मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। वो शायद ऑनलाइन आता है, परचेज़ करना पड़ता है या मार्केट में भी अवेलेबल होगा। इट्स वेरी गुड। थर्ड सब्जेक्ट इज़ पॉलिटी। पॉलिटी अगेन लक्ष्मीकांत ओनली। लक्ष्मीकांत प्लस करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का मैं बता दूँगी कौन-सा सोर्स एंड कैसे करना है। पॉलिटी के लिए मेक श्योर कि लक्ष्मीकांत का वर्ड टू वर्ड पढ़ लें, क्योंकि अगर बहुत ईज़ी क्वेश्चन है, मॉडरेट क्वेश्चन जो सब लोग करके आएँगे, वो आपको गलत नहीं करने हैं, वो लक्ष्मीकांत से ईज़िली टैकल हो जाएँगे। एंड आजकल पॉलिटी में कुछ एनालिटिकल क्वेश्चन आने लगे हैं, करंट अफेयर्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो मेक श्योर कि आप करंट अफेयर्स उसका बहुत अच्छे से करें पॉलिटी का। जहाँ तक स्टैटिक पोर्शन की बात है, वो लक्ष्मीकांत में ईज़िली कवर है। नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के 2 सोर्सेज़ हैं बहुत अच्छे। फर्स्ट इज़ शंकर आईएएस की बुक है एंड सेकंड इज़ दिस पीएमएफ का मटेरियल है अगेन पीएमएफ एनवायरनमेंट। वो दोनों के लिए बहुत अच्छा है, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। उसमें काफ़ी फैक्चुअल चीज़ें होती हैं, उसका दोनों आता है, स्टैटिक भी आता है और करंट अफेयर्स वाला भी बुकलेट दोनों अलग-अलग आते हैं, आप दोनों रेफ़र कर सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड और एनरिचिंग सोर्स है बहुत ज़्यादा। आप एनवायरनमेंट का अगर पीएमएफ करेंगे तो शायद शंकर पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, बट इफ यू वांट टू गो फॉर शंकर इट्स आल्सो अ गुड बुक। उसको मेंस में भी काफ़ी हेल्प मिलती है उससे। एंड आजकल बायोलॉजी के थोड़े क्वेश्चन्स आ रहे हैं जो एनवायरनमेंट में कवर नहीं होते हैं, तो उसके लिए हमारे पास 11th-12th की एनसीईआरटीज़ जो हैं बायोलॉजी वाली, उसमें कुछ 2-3 चैप्टर्स हैं, जैसे प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम एंड बायोटेक्नोलॉजी वाले कुछ 1-2 चैप्टर्स हैं, तो आप वो पढ़ सकते हैं। इट्स वेरी ईज़ी एंड बहुत बल्की भी नहीं है। अगर आपको सम बायोलॉजी नहीं समझ में आती है, तो यू कैन रेफर एनसीईआरटी के वीडियोज़ भी आते हैं कि जो 11th-12th के लेवल के होते हैं, जो स्पेसिफिकली वो चैप्टर्स को एक्सप्लेन करेंगे। क्योंकि आजकल बायोटेक्नोलॉजी से भी काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं ऑन डीएनए, आरएनए, प्लांट सेल, एनिमल सेल, इस टाइप के। तो वो सारी चीज़ें बायोलॉजी में दी हुई हैं 11th-12th की एनसीईआरटी में, सो वहाँ से कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट इकोनॉमी। इकोनॉमी के भी 2-3 सोर्सेज़ हैं। श्रीराम आईएएस का एक बुकलेट आता है, देन नितिन सिंघानिया की एक बुक है, दैट्स वेरी गुड बुक। प्रीलिम्स के सारे क्वेश्चंस आप होपफुली नितिन सिंघानिया की बुक से कर पाएँगे। उसमें एंड इनफैक्ट वो मेंस के लिए भी बहुत अच्छी है, क्योंकि पूरा लैंग्वेज में लिखा हुआ है और समझाया भी अच्छे से है। एंड सेकंड थिंग इकोनॉमी से रिलेटेड है, अगर आप जस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, आपको इकोनॉमी थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, एक्सप्लेनेशन की ज़्यादा ज़रूरत है, सो यू कैन रेफर मृणाल सर्स लेक्चर्स ऑल्सो। वो आजकल तो अनअकैडमी पे पढ़ाते हैं, बट उनके यूट्यूब पे भी सीरीज़ है पुरानी, सो मृणाल सर का यू कैन वॉच दोज़ लेक्चर्स। बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया है एकदम लेमैन लैंग्वेज में, एंड उनसे डेफ़िनेटली मेरे तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते थे प्रीलिम्स के। फॉर मेंस के लिए मैंने नितिन सिंघानिया पढ़ी थी। नेक्स्ट आई थिंक प्रोबेबली मैंने सारे सब्जेक्ट्स कवर कर लिए हैं प्रीलिम्स के सब्जेक्ट से रिलेटेड। अगर किसी का स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो यू कैन ऑलवेज आस्क। Somebody's asking whether I have studied NCRT. Yes, I have studied NCRT also, and NCRT don't do it from right from the ninth class. It's not required. आप 11th 12th का भी पढ़ लेंगे, it's good to go. And NCRTs बहुत अच्छा बहुत अच्छे बुक्स हैं, बिकॉज़ सिंपल लैंग्वेज में बहुत सारे फैक्ट्स, चीज़ें और समझाई गई हैं। और अगर आप कोई सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्ट विद एनसीईआरटी, तो उसके बाद एडवांस लेवल की बुक पे जाइए। एंड आज बहुत बार ऐसा होता है कि एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली इकोनॉमी में ऐसा होता है। ज्योग्राफी में तो इनफैक्ट इंडियन ज्योग्राफी का जो एनसीईआरटी है, इट्स अ वेरी गुड बुक एंड हर साल ही उससे 1-2 क्वेश्चन तो ज़रूर ही आता है। एंड येस, अगर आपको इन एनसीईआरटी इज़ अ मस्ट इफ यू आर प्रिपेयरिंग, सो बट डोंट डू it from the 9th class. It is sufficient to read for 11th and 12th class only. Yes, for somebody's asking, like for history, Tamil Nadu book is sufficient. तमिल नाडु आई हैव हर्ड कि तमिलनाडु बुक इज़ ऑल्सो गुड, लेकिन मैंने पढ़ी नहीं है, तो आई एम सॉरी कि मैं बता नहीं पाऊँगी कि वो सफिशिएंटली कवर किया है उसने सिलेबस की नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि तमिलनाडु में अच्छे से कवर है, बट आई हैव नॉट स्टडीड। मैंने खाली
एनसीईआरटीज़ पढ़े थे, ओल्ड वाले। सो लेकिन बहुत बहुत लोग पढ़ते हैं खाली तमिलनाडु की बुक से ही वो लोग पढ़ते हैं एंड फिर टेस्ट लगाते हैं। सो आप देख सकते हैं। एंड यस, फॉर मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम इज सफिशिएंट फॉर प्रीलिम्स एंड बट लेकिन मेंस के लिए थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा एनालिसिस वाला पार्ट उसमें मिसिंग रहता है किसी किसी टॉपिक्स में। सो यू कैन रेफर बिपिन चंद्रा। सो ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छी हैं। मॉडर्न के लिए यू नीड जस्ट स्पेक्ट्रम एंड बिपिन चंद्रा। सो वो दोनों बुक से आपका हो जाएगा एंड बिपिन चंद्रा मेक श्योर कि आप पूरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो टॉपिक आपको वीक लगता है, जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, वही खाली बिपिन चंद्रा से पढ़िए। एंड प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में जस्ट डू वन थिंग ऑल्सो, आप पिछले 10 साल के पेपर्स एनालाइज करिए एंड आपको जब एनालाइज करेंगे या क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर्स के, तो उसमें आपको पता चलेगा किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सो उन टॉपिक्स को मेक श्योर कि आप रॉक सॉलिड करें एंड जब प्रीवियस ईयर्स के पेपर सॉल्व करेंगे तो नॉट जस्ट द क्वेश्चन, आपको जो 4 ऑप्शन मिल रहे हैं वो चारों ऑप्शन आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ना है। क्योंकि क्या होता है कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, बट कई बार कुछ वर्ड्स, कीवर्ड्स जो मेंशन होते थे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के ऑप्शंस में, उनसे फिर क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आप ये चीज़ कर सकते हैं, जैसे अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, फिर उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए। उसके चारों ऑप्शंस में जो-जो टॉपिक्स कवर हो रहे हैं, उनको बहुत डिटेल में कवर करिए। ऐसे करके आपका बहुत अच्छे से कोई भी सब्जेक्ट सारा खत्म हो जाएगा। प्रीवियस ईयर भी सॉल्व हो जाएँगे बहुत ही अच्छे तरीके से, बिकॉज़ हिस्ट्री का एक ऐसा सिलेबस है, स्टैटिक है, जैसे ज्योग्राफी का स्टैटिक है, तो काफ़ी चांसेस होते हैं क्वेश्चंस रिपीट होने के एंड हुए भी हैं। सो आपके वहाँ से फिर उस पार्ट से कुछ भी आएगा तो क्वेश्चन मिस नहीं होगा। तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। और प्रीलिम्स के करंट अफेयर्स के लिए मैं बता देती हूँ, अगर बहुत स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, खाली मंथली मैगज़ीन्स के थ्रू प्रिपेयर करते हैं, मेरा पर्सनल एडवाइस है कि ऐसा मत करिए, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट प्रीलिम्स ओनली, आपको मेंस भी लिखना है, आपको इंटरव्यू भी देना है। तो अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे, आपका जो एनालिटिकल एबिलिटी है, इंटरप्रेटिव स्किल्स है, वो शायद नहीं आ पाएगा इतनी अच्छी तरीके से। सो आप क्या करिए, डेली एक न्यूज़पेपर पढ़िए। द हिंदू पढ़ लीजिए और या द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लीजिए, दोनों ही पेपर अच्छे हैं, आप कुछ भी रेफ़र कर सकते हैं, बट प्लीज़ मेक श्योर कि आप एक पेपर तो एटलीस्ट ज़रूर पढ़ें एंड डोंट डू रीड इट फ्रॉम कवर टू कवर। उसमें आप तो अब प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको पता होगा क्या मेरा सिलेबस से रिलेटेड है, खाली वो चीज़ पढ़िए। एंड कुछ चीज़ जैसे आती हैं, जैसे डिफेक्शन होते रहते हैं पॉलिटी से रिलेटेड, सो डिफेक्शन की कोई न्यूज़ आ रही है, कुछ और, तो डिफेक्शन पूरा कवर करिए। लक्ष्मीकांत में बहुत कम दिया हुआ है, तो आपको उस टॉपिक पे थोड़ी-सी और मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आजकल जो पॉलिटी में क्वेश्चन्स आपने देखे होंगे, वो एकदम हार्डकोर स्टैटिक क्वेश्चन नहीं आते हैं, जो पहले जैसे आया करते थे, जो ईज़िली लक्ष्मीकांत से हो जाते थे। तो जैसे डिफेक्शन आया तो हम जैसे कुछ बड़ा भी, कुछ और भी अगर चलेगा तो द हिंदू में एक्सप्लेन्ड में आ जाता है, इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड में आ जाता है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। एंड नोट्स बनाने की डेली ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपको मंथली कंपाइलेशन आ जाता है। एंड जब आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ेंगे और एक मंथ में एक कंपाइलेशन, कोई भी इंस्टीट्यूट का जो आपको अच्छा लगता है, आप कंपाइलेशन रिवाइज़ कर लीजिए। एंड इसके साथ प्लीज़ मेक श्योर कि आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करें, करंट अफेयर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। जैसे इनसाइट्स के डेली 5 क्वेश्चंस आते हैं, बायजूस के 5 क्वेश्चंस आते हैं, और भी आते होंगे। तो एटलीस्ट मेक श्योर कि आप 10-15 क्वेश्चन डेली करंट अफेयर्स के करें, तो उससे क्या होगा, आपका एकदम करंट वो वाला टॉपिक रॉक सॉलिड हो जाएगा। एंड ये होता है जनरली कि हम जब क्वेश्चन से रिवाइज़ करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं कुछ पढ़ने के बाद, तो वो एक हमारी सबकॉन्शियस मेमोरी में चला जाता है। आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन हो सकता है प्रीलिम्स में आगे चल के कभी वो क्वेश्चन आए तो आप रिकॉल कर पाएँ ऑप्शंस देख के। तो मेक श्योर कि आप पेपर पढ़ें, क्वेश्चन सॉल्व करें और मंथली कंपाइलेशन, फिर उसके बाद जब रिवाइज़ करेंगे तो बहुत ईज़ी लगेगा, आपको सब कुछ याद आ जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा आपको क्रैम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो मेक अ हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर, क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प करेगा मेंस लिखने में और इंटरव्यू देने में। सो ट्रस्ट मी, डोंट इग्नोर दिस न्यूज़पेपर वाला पार्ट। बहुत लोग करते हैं ऐसा, सक्सेस मिल जाती है, बट ठीक है, आपके मेंस के आंसर्स अच्छे होंगे अगर आप न्यूज़पेपर अच्छे डेली पढ़ते रहेंगे, क्योंकि न्यूज़पेपर से आपको एग्ज़ाम्पल्स मिलेंगे जो आप कोट कर सकते हैं अपने मेंस के आंसर्स में। सो डू इट लाइक दैट। अ,
one person is asking me question how to choose optional subject. So if you are अगर आपका पहले मैं बोलना चाहूँगी अगर आपका ग्रेजुएशन वाला सब्जेक्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट की चॉइसेस में है तो आप अपना ग्रेजुएशन सब्जेक्ट ले लें अगर आपका अच्छा कमांड है उस पे और अगर नहीं है तो देन यू कैन गो फॉर कि आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है। दूसरी चीज़ उसका यूटिलिटी क्या है उस ऑप्शनल का कि अगर लेट्स सपोज सोशियोलॉजी आप ले रहे हैं तो वो जीएस 1 में कवर होगी, एथिक्स में कवर होगी, एसए में कवर होगी, तो इट गिव्स यू गुड यूटिलिटी। सो ये चीज़ ये फैक्टर आप देख सकते हैं। तीसरा आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पढ़िए जस्ट कि आपको समझ पा रहे हैं, आप लिख पाएँगे इसमें अच्छा आंसर, आपको इंटरेस्ट आ रहा है, नहीं आ रहा है। सो ये 3-4 चीज़ें देख के यू कैन डिसाइड कि आपको कौन-सा ऑप्शनल की ज़रूरत है। मेरे केस में जैसा मेरा केमिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है बट मेरा केमिकल इंजीनियरिंग ऑप्शन में नहीं है, सो आई वेंट फॉर सोशियोलॉजी क्योंकि सोशियोलॉजी में मुझे यूटिलिटी ज़्यादा लगा था। स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मार्क्स अच्छे आते हैं एंड इट्स ईज़ी और उसका सब्जेक्ट सिलेबस भी बहुत छोटा है। सो ये 3-4 चीज़ें मैंने देखी थी बिफोर डिसाइडिंग टू गो फॉर द सोशियोलॉजी एज़ एन ऑप्शनल। सो आप ये सब चीज़ें देख सकते हैं। Now for the prelims I have covered the books and resources. I've covered like आपको previous year solve करने हैं, mock test बहुत सारे देने हैं, CSAT ignore नहीं करना है, newspaper पढ़ना है and current affairs के quiz देने हैं. So this is related to prelims only. Now we come to मेन स्ट्रैटेजी वाले पार्ट में आते हैं। मेंस के लिए मैं आपको जीएस2, जीएस3 का जैसे मैंने आंसर्स लिखे थे बहुत डिटेल में मैं बता दूँगी एंड और सारे जीएस1, जीएस4 आई थिंक आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको सिलेबस से आप वेल अवेयर होंगे कि कौन से जीएस में क्या-क्या आता है एंड माय ऑप्शनल इज़ सोशियोलॉजी तो उसका थोड़ा-सा स्ट्रैटेजी बता दूँगी। लेट्स स्टार्ट विद द जीएस1 ओनली। जीएस1 में हमारा मेनली हिस्ट्री, ज्योग्राफी कवर होता है। अ इसका जीएस1 का जो सिलेबस है वो स्टैटिक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है। जो प्रीलिम्स में बुक्स पढ़ी हैं वही पढ़नी है एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं। मैं बोलूँगी कि अगर आप देने वाले हैं मेंस तो 15 साल के एटलीस्ट सॉल्व करिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्योंकि स्टैटिक सिलेबस है, बहुत चांसेस होते हैं रिपीट होने के एंड रिपीट होते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री में 2-3 साल से क्वेश्चन नहीं आ रहा है और आता भी तो एक क्वेश्चन आता है बट यू कैन नॉट इग्नोर दिस वन क्वेश्चन एज़ वेल। तो बहुत लोग छोड़ के जाते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री, आप ऐसा मत करना वर्ल्ड हिस्ट्री में बिकॉज़ सिलेबस इतना बड़ा नहीं है। किसी कोचिंग का वीडियो लेक्चर्स या शॉर्ट नोट्स मटेरियल ऐसा कुछ पढ़ लेना जिससे कि अगर क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चन आता है, दे लास्ट की इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, सो थोड़ा-थोड़ा इनके ऊपर ज़रूर पढ़ के जाना, डोंट स्किप द सब्जेक्ट ऑल टुगेदर क्योंकि एक भी क्वेश्चन आएगा आप नहीं अटेम्प्ट कर पाएँगे एंड एक भी क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे तो आपके चांसेस कम होते जाते हैं क्लियर करने के। फिर हिस्ट्री दिस वाज वर्ल्ड हिस्ट्री देन मॉडर्न हिस्ट्री में वही बिपिन चंद्रा एंड अगेन स्पेक्ट्रम आप यूज़ कर लीजिए और एक्स्ट्रा बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा मटेरियल भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ज्योग्राफी में विजन का मटेरियल आता है, मीन्स 365 भी आता है, उसका कुछ-कुछ कवर होता है। सो वहाँ से पढ़ सकते हैं ज्योग्राफी अदरवाइज़ एनसीईआरटी से भी पढ़ना है। जस्ट मेक श्योर कि ज्योग्राफी थोड़ा-सा डिफरेंट होता है प्रीलिम्स से मेंस वाला क्योंकि आपको रिसोर्सेज़ जैसी चीज़ें भी एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ती हैं। जो थोड़ा इकोनॉमिकल ज्योग्राफी वाला पार्ट भी इसमें कवर हो जाता है। तो ज्योग्राफी के लिए मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी और विजन का मटेरियल पढ़ा था एंड फिर इसमें मेंस के टाइम पे एक बहुत अच्छी सीरीज़ स्टार्ट की थी पिछले साल या इस साल बायजूस ने। सो वो हर सब्जेक्ट से रिलेटेड 20-25 क्वेश्चन सॉल्व करवाता है। सो उनमें से मेरे इन केस में 1-2 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से रिपीट हुआ था। सो आई वाज़ लकी इनफ कि मैं वो देख के गई थी एंड वो मॉडल आंसर्स भी बताते हैं। सो अगर आपका मेंस आता है प्रीलिम्स के बाद से तो आप वो चीज़ें भी देख सकते हैं। वो मेंस के टाइम पे ही वो स्टार्ट होती है वो सीरीज़, इट्स अ गुड वन। सो जीएस1 में मेनली फैक्चुअल है, स्टैटिक सिलेबस है तो जो आपके प्रीलिम्स के हैं बुक्स वही रिसोर्सेज रेफर करना है। जस्ट यू हैव टू सी द किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको थोड़ा-सा मोल्ड करना है अपना स्ट्रैटेजी। पहले आप खाली फैक्चुअल्स पे ध्यान देते थे, अब आपको थोड़ा-सा डेफिनिशन कैसे देना है, अगर टेम्पल आर्किटेक्चर पूछ रहा है तो हाउ डू यू हैव टू स्टार्ट योर आंसर, तो कंक्लूड कैसे करना है, थोड़ी-थोड़ी वो चीज़ें थोड़ी-सी ट्वीक करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ सेम ओनली।
एंड इसमें एक सोशियोलॉजी व सोशल इश्यूज वाला भी टॉपिक्स रहता है GS1 में। मेरा तो ऑप्शनल सोशियोलॉजी था, तो मैंने कुछ पढ़ा नहीं था। अदरवाइज 11-12 का NCERT है सोसाइटी पे, सो वो आप पढ़ लेना, इट्स वेरी इजी, बहुत इजी क्वेश्चंस भी आते हैं, बट उसके आंसर्स आप जितना अच्छा लिखेंगे उतने ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। सेकंड GS2 मेनली कवर्स हमारा पॉलिटी एंड IR एंड कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स एंड गवर्नेंस जैसी चीज़ें होती हैं। इसमें बेसिक बुक्स तो मैंने वही पढ़ी थी, मेंस के लिए मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा बुक नहीं पढ़ी थी, जो प्रीलिम्स की थी वही मेरी मेंस की भी बुक्स थी। बट इसमें एक चीज़ डिफरेंट थी कि विजन के मेंस 365 का मटेरियल मैंने यूज़ किया था बहुत ज़्यादा। एक मेंस 365 आता है, एक वैल्यू एडिशन मटेरियल आता है विजन का। सो वो दोनों मैंने रेफर करके बहुत छोटे नोट्स बनाए थे, क्योंकि सिलेबस वेल डिफाइंड है हमारा GS का। तो जो जो जैसे फंडामेंटल राइट्स लिखे हैं हमारे सिलेबस में, तो मैंने फंडामेंटल राइट्स पे नोट्स नहीं बनाए थे, बट मैंने जैसे फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज क्या इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको मेंस में। तो आपको खुद ही से कुछ कुछ क्वेश्चंस फ्रेम करने होंगे एंड आंसर्स दिमाग में बनाना होगा। सो ऐसी चीज़ें ऐसी एक्सरसाइज में करती रहती थी। एंड इसमें एक चीज़ होती है कंपैरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे इंडिया वर्सेस फ्रांस, इंडिया वर्सेस US। तो विजन के नोट्स में बहुत अच्छा दिया हुआ है ये। लक्ष्मीकांत में कवर्ड नहीं है, तो आपको लक्ष्मीकांत और विजन का मटेरियल प्लस मेंस 365, ये तीनों चीज़ों से आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। एंड इसके साथ एक चीज़ और करिएगा मेंस के लिए क्योंकि न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही है मेंस के टाइम पे। सो जैसे पॉलिटी से रिलेटेड जो जो न्यूज़ चल रही होंगी, मेक श्योर कि आप उनके अच्छे से 2-2 लाइन के नोट बना लें। कोई एग्ज़ाम्पल कोट करने के लिए, कोई कमेटी की रिपोर्ट कोट करने के लिए, कुछ डेटा देने के लिए। एंड पॉलिटी के आंसर्स को आप बहुत अच्छे से एनरिच कर सकते हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन में यू कैन फिट एनी आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑल्दो आपको याद ही होंगे प्रीलिम्स के टाइम पे, जस्ट यूज़ दोज़ आर्टिकल नंबर्स, उससे बहुत का क्वेश्चंस बहुत अच्छा बन जाता है। तो पॉलिटी के लिए ये मेरा स्ट्रैटेजी था। मैंने करंट अफेयर्स बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ किया था, कि तो इस वजह से मेरे आंसर्स बहुत अच्छे होते थे। IR के लिए तो कुछ ऐसा बुक नहीं है, उसके लिए तो वही करंट अफेयर्स है, मेंस 365 ही है उसमें, उतना ही मैंने वही पढ़ा था। बाकी न्यूज़पेपर रीडिंग था, न्यूज़पेपर से छोटा 1-1, 2-2 लाइनर के नोट्स थे, जो वैल्यू एडिशन के लिए मैं यूज़ करती थी आंसर्स में। गवर्नेंस के लिए भी उनका बुकलेट आता है, विजन मेन 365 अगेन, तो उसमें भी वही वर्ड टू वर्ड चीज़ें पढ़ी थी। एंड गवर्नेंस में यू कैन डू वन थिंग, मेक यूज़ ऑफ एथिक्स पेपर 4, क्योंकि बहुत ओवरलैपिंग है गवर्नेंस का और एथिक्स का। सो एथिक्स की जो चीज़ें हैं, मेक श्योर कि आप पॉलिटी के आंसर्स जब लिखें, गवर्नेंस के आंसर्स जब लिखें, तो कुछ कुछ चीज़ें लिख दें, जैसे एथिकल गवर्नेंस आ गया, एथिकल गवर्नेंस में सिटीजन चार्टर्स यूज़ करें। सो ऐसी ऐसी चीज़ें, वैल्यूज़, फाउंडेशनल वैल्यूज़ जो सिविल सर्वेंट्स की होती हैं, वो सब यूज़ करने से आंसर्स बहुत अच्छे बन जाएंगे आपके। सो GS2 में मेरे 127 मार्क्स आए हैं। सो आई थिंक ये स्ट्रैटेजी मेरे लिए काम करी, और हर आंसर में मैंने कुछ तो फ्लो डायग्राम, सन डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम्स ऐसे ऐसे बना देती थी। सो एंड कंक्लूजन जब देती थी तो फॉरवर्ड लुकिंग होता था, उसमें सोल्यूशन होता था प्रॉब्लम का। ऑल्दो वो आपको नहीं पूछेंगे, बट यू हैव टू सी द क्वेश्चन कि किस टाइप का क्वेश्चन है, कि क्या उसमें किसी टाइप का फॉरवर्ड लुकिंग, वे फॉरवर्ड, सोल्यूशन ओरिएंटेड कुछ दिया जा सकता है कि नहीं। एंड मेक श्योर कि कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। एंड बॉडी पार्ट में आपको जो क्वेश्चन का मेन डिमांड है, की डिमांड है, उसे एड्रेस करना है। सो कंक्लूजन में भी मैं कुछ तो कमेटी का, जैसे शांता कुमार कमेटी मैंने कोट की थी। तो ऐसे बहुत सारे, मतलब, और ये हमारा जो है सेकेंड आर्क रिपोर्ट आप कोट कर सकते हैं गवर्नेंस के क्वेश्चंस में। सो ऐसे ऐसे कुछ कुछ नोट्स बना लेना, कुछ यूनिवर्सल टाइप की चीज़ें, जैसे अगर हंगर पॉवर्टी से रिलेटेड आता है तो आप हंगर इंडेक्स यूज़ करिए। सो इनइक्वालिटी आता है, जेंडर गैप रिपोर्ट, ये सब चीज़ें रिपोर्ट का कुछ रैंकिंग देके ये इस सब से आप अपने आंसर्स को एनरिच बना सकते हैं। तो मेक श्योर कि हर आंसर्स में कुछ तो अलग हो दूसरे कैंडिडेट्स के आंसर से। आप डायग्राम बनाइए, कमिटीज़ यूज़ कीजिए, ग्लोबल इंडेक्सेस यूज़ कीजिए, रैंकिंग यूज़ कीजिए, फिर इकोनॉमिक सर्वे का डेटा कुछ हो सकता है तो वो यूज़ कीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स, हर क्वेश्चन में आई वुड से कि आपको डेफिनेशन अगर कैग पे क्वेश्चन है तो स्टार्ट विद आर्टिकल नंबर। सो ऐसे छोटी-छोटी चीज़ें करके आप आंसर रिच बनाएँगे। हर क्वेश्चन में भी आपको 1-1 मार्क्स ज़्यादा मिलेगा इन सब चीज़ों की वजह से। सो यू वुड स्कोर अ वेरी गुड मार्क्स। सो this is related to GS2. Um, for GS3, again I would say कि मेरे अच्छे मार्क्स थे,
क्योंकि काफ़ी स्ट्रिक्ट मार्किंग होती है GS3 में। सो आई स्कोर्ड 100 मार्क्स, विच अभी इस टाइम पे जो गुड मार्क्स हैं इस साल के लिए। GS3 में बेसिकली इकोनॉमी, एनवायरनमेंट कवर होता है। सो इकोनॉमी के लिए मैंने कुछ भी नहीं नया पढ़ा था, वही मेरे नितिन सिंघानिया की बुक्स रहती थी। नितिन सिंघानिया की बुक से क्वेश्चन सॉल्व करती थी मैं। मेंस 365 यूज़ किया। इकोनॉमिक सर्वे का डेटा कुछ-कुछ रहता है, सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ने इकोनॉमिक सर्वे के। जैसे एग्रीकल्चर वाला चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है इकोनॉमिक सर्वे का, और GS3 में भी एग्रीकल्चर कवर होता है। तो मेक श्योर आपको वो वाला एग्रीकल्चर वाला, इंडस्ट्री वाला पार्ट इकोनॉमिक सर्वे से कवर कर सकते हैं। उसमें डेटा अच्छा होता है, फिर पूरा एनालिसिस करते हैं, क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या सॉल्यूशंस हैं, क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। सो इंडस्ट्रीज़, एग्रीकल्चर, ये सारी चीज़ें आप इकोनॉमिक सर्वे से कर सकते हैं। एंड जो बेसिक वाला इकोनॉमिक वैसे आता नहीं है, बेसिक स्टैटिक क्वेश्चन, बहुत ही एनालिटिकल टाइप का या करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आता है इकोनॉमिक्स में। जैसे इन्फ्लेशन आएगा, इन्फ्लेशन के रीजंस आएंगे, मॉनेटरी पॉलिसी आएगा। सो दिस कैन बी इजीली डन फ्रॉम एनी ऑफ द सोर्सेज। श्री राम IAS से भी कर सकते हैं और नितिन सिंघानिया की बुक से भी कर सकते हैं। सो दिस वॉज दिस। फिर एनवायरनमेंट के लिए PMF एनवायरनमेंट, अगेन मैंने और कुछ नहीं पढ़ा। मेंस 365 एंड एनवायरनमेंट। मेंस के लिए द मंत्रा इज कि यू जस्ट रेफर योर प्रीलिम्स रिसोर्सेज, प्रीलिम्स बुक्स, उनका स्टैटिक मटेरियल हर करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस में यूज़ करिए। और इसके अलावा वैल्यू एडिशन के लिए मीन्स 365 पढ़ना है पूरा वर्ड टू वर्ड, एंड थोड़े करंट अफेयर्स के न्यूज़पेपर से नोट्स बनाने हैं और उनको यूज़ करना है। सो दिस इज दिस अबाउट ऑल अदर पेपर्स एक्सेप्ट GS4। GS4 के लिए हमारा स्ट्रैटेजी थोड़ा अलग होता है बिकॉज इट्स नॉट कवर्ड इन प्रीलिम्स। GS4 का सिलेबस बहुत छोटा है, एंड मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी थी GS4 के लिए, मैंने बस विजन का मटेरियल था। हर टॉपिक पे उनके बुकलेट्स है, आई गेस 12 15 20 पेजेस के। हर हर कीवर्ड पे दे हैव अ बुकलेट ऑफ एथिक्स, एंड उसमें एंड में क्वेश्चंस भी होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और विजन की अपने टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस विद एन आंसर्स। सो विद क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी आप पढ़ लेंगे हर एक कीवर्ड एथिक्स के सिलेबस का। सो यू विल बी गुड टू गो। सो एथिक्स के लिए इतना ही है बस एथिक्स में। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है, आप जो केस स्टडी होते हैं, कुछ वैसे कन्वेंशनल क्वेश्चंस होते हैं। कन्वेंशनल क्वेश्चंस में ट्राई टू यूज़ थिंकर के कोट, और अगर आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं, जैसे मैंने कुछ कुछ सोशियोलॉजी के थिंकर्स के कोट मैं एथिक्स के पेपर में यूज़ कर लेती थी। सो ये सब चीज़ें कर सकते हैं। गीता के कुछ-कुछ कोट्स आप याद कर सकते हैं, उनको कोट कर सकते हैं। जैसे कुछ फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं, उन्होंने क्या बोला है, उनको कोट कर सकते हैं, गांधी जी, गुरु नानक जी। सो ये छोटी-छोटी चीज़ें आपको इन कन्वेंशनल क्वेश्चंस में करनी पड़ेगी, और मेक योर एथिक्स के आंसर्स वेरी इनोवेटिव। तो उसमें तभी मार्क्स मिलते हैं, अगर बहुत ही ऐसे पैराग्राफ के तरीके से, कन्वेंशनल तरीके से लिखेंगे तो शायद उतने अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। तो जितना एक्सटेंसिवली आप यूज़ कर सकते हैं कोट्स को, थिंकर्स को, पर्सनालिटीज़ को, सो मैक्सिमम करिए। एंड कुछ गवर्नेंस, एथिकल गवर्नेंस वाले क्वेश्चंस जो आते हैं, उसमें फाउंडेशनल वैल्यूज़ जो होती हैं हमारी, उनको यूज़ करते रहिए। सन डायग्राम बनाइए एथिक्स के क्वेश्चंस में। ब्लॉक डायग्राम्स बना लीजिए। सो एथिक्स में यू हैव अ लॉट ऑफ स्कोप टू इनोवेट। सो आप ये छोटी-छोटी चीज़ें ढूँढिए कहाँ से आप एक्स्ट्रा मार्क फेच कर सकते हैं। एंड व्हेन इट कम्स टू केस स्टडी वाला पार्ट, केस स्टडी में ऑलवेज स्टार्ट अ केस स्टडी विद स्टेक होल्डर। डज़न्ट मैटर कि उसने आपको डायरेक्टली पूछा है कि स्टेक होल्डर की नहीं, यू ऑलवेज स्टार्ट केस स्टडी का आंसर विद 2 लाइनर इंट्रोडक्शन कि केस स्टडी किसके बारे में है। देन यू इंट्रोड्यूस द स्टेक होल्डर्स। मैं ऐसे सन डायग्राम बना के स्टेक होल्डर्स करके की वर्ड्स लिख देती थी, सारे 5-6 जितने भी स्टेक होल्डर्स होते थे। उसके बाद वन बाय वन वट एवर क्वेश्चन इज बींग आस्क्ड, यू ट्राई टू एड्रेस दोज क्वेश्चन। एंड केस स्टडी में भी पहले तो मेक श्योर करना है जो क्वेश्चन पूछा गया आप उसको एड्रेस करें, एंड उसके बाद अगर आपको टाइम परमिट करता है तो इन कंक्लूजन और इन एंडिंग पार्ट यू कैन मेंशन सम अदर फ्रिंज थिंग्स ऑल्सो, कि अपने आंसर्स को और ब्यूटीफाई करने के लिए, उसको और रिलेटेबल बनाने के लिए किसी और चीज़ का, लाइक वही कोट्स एंड सेइंग्स आप यूज़ कर सकते हैं। जो एथिक्स के लिए आप कोट्स तैयार करेंगे, सेम कोट्स आप ऐसे के पेपर में भी यूज़ कर सकते हैं। केस स्टडीज़ यूज़ कर सकते, केस स्टडी के एग्जाम्पल्स यूज़ कर सकते हैं, करंट अफेयर्स के एग्जाम्पल्स यूज़ कर सकते हैं। सो इन एथिक्स पेपर आपको बहुत मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी अपने आंसर्स को इनोवेटिव बनाने के लिए, बट इट्स वेरी ईजी एंड इट्स वेरी स्कोरिंग ऑल्सो।
सो एथिक्स के लिए माय सिंगल सोर्स वाज मीन्स 365 एंड उसका वैल्यू एडिशन मटेरियल विजन का कोचिंग इंस्टीट्यूट का. So before I go to the essay wala part, let me address some of the questions which are coming into the comment box. Uh, yes, I'll optional. I will do in detail in a few seconds. Regarding unpredictability of this exam, yeah, this is a challenge that everybody is facing, and this is the beauty of this exam, I would say. इसको टैकल करने का कोई तरीका नहीं है. इसको टैकल ऐसे ही कर सकते हैं कि आप अपना जो भी बेसिक सब्जेक्ट्स हैं उनकी बुक्स हैं बहुत अच्छे से पढ़ना है. एनालाइज करके पढ़िए, क्रैम मत करिए, एंड पढ़ने के बाद क्वेश्चन सॉल्व कर करिए, क्योंकि ये जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी वाली प्रॉब्लम आती है ये प्रीलिम्स में हमें फेस हो रही है. मेंस आपको रिलेटिवली इजी लगेगा, उसमें अलग टाइप का चैलेंज होता है कि आपको पेपर टाइमली कंप्लीट करना है, अच्छे आंसर्स लिखने हैं, वहाँ पे चैलेंजेस थोड़ा सा डिफरेंट है. बट प्रीलिम्स का चैलेंज है कि उसका हर साल पैटर्न चेंज होता रहता है. क्वेश्चंस कभी स्टैटिक से ज़्यादा आते हैं, कभी डायनामिक से ज़्यादा आते हैं. सो ये छोटी-छोटी चीज़ें होती रहती हैं. इनका तरीका यही है कि आप जो है अपना फाउंडेशनल है, जो बेसिक बुक्स हैं उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखिए, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, जितने मैक्सिमम पॉसिबल हो सकते हैं, मैं यही बोलूँगी. मैंने 2-3 अटेम्प्ट में ये बहुत बड़ी गलती की थी, जिसका मुझे रिग्रेट हो रहा है कि मुझे इतना लंबा टाइम लग गया. मैं टेस्ट नहीं लगाती थी, बट आप ऐसा मत करिए. जैसे 2-3 बार आपके रिविजन्स हो गए किसी भी सब्जेक्ट का, स्टार्ट गिविंग टेस्ट, डोंट प्रोक्रेस्टिनेट ऑफ गिविंग टेस्ट. अगर आपको डर लगता है टेस्ट देने से पहले, तो बेटर है कि ये डर अभी खत्म हो जाए, रादर देन कि वो डर आपको मेंस वाले प्रीलिम्स में लगे. सो इसका यही है कि आप अलग-अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट के टेस्ट सॉल्व कीजिए और उनको ऑप्शंस को एनालाइज़ कीजिए, हर क्वेश्चन के ऑप्शन को एनालाइज़ कीजिए. एंड एक एक्सपीरियंस से मैं आपको बताती हूँ कि जब हम प्रीलिम्स देने जाते हैं एक्चुअल में, तो वहाँ बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जो आपने पढ़े होंगे ऑलरेडी कहीं न किसी टेस्ट में सॉल्व किए होंगे. सो वहाँ बहुत हेल्प कर मिलती है. जितना ज़्यादा आपको हेल्प क्वेश्चन सॉल्व करने से मिलेगी, वो शायद आपको कितनी भी बुक्स पढ़ लें वो नहीं मिलेगी. क्योंकि इट हैपेंड टू मी इन 2 अटेम्प्ट्स कि जो मेरे को क्वेश्चंस मिल कई बार तो डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं कि टेस्ट सीरीज़ में ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, एंड वो फिर फाइनली आप देखेंगे कि मेंस वाले प्रीलिम्स में भी आ रहा है. सो जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो सके टेस्ट देते रहिए, रिवाइज़ करते रहिए, एंड जब टेस्ट दे रहे हैं तो मेक श्योर कि जो क्वेश्चन आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है बहुत ज़्यादा, जो जो आपको लगता है आप भूल जाएँगे, और जो बहुत इंपॉर्टेंट भी लग रहा है वो पढ़ने से पता चल जाएगा. तो यू कैन मार्क इट, लाइक मैं रेड पेन से मार्क करके उसी टेस्ट पे लिख लेती थी कि फाइनल 1 महीना जब बचेगा तो मुझे ये क्वेश्चंस मुझे रिवाइज़ करने हैं. एंड सो ऐसे अच्छे से कवर हो जाएगा. एंड अनप्रेडिक्टेबिलिटी हमें फेस करनी है. इट्स फॉर एवरीबॉडी, इट्स नॉट फॉर सिंगल पर्सन. तो सबके लिए सेम चैलेंज है. सो डोंट टेक इट लाइक कि अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, सारा प्रिपरेशन वेस्ट हो जाएगा. डोंट डू इट लाइक दैट. कि लेकिन हार्ड वर्क करते रहिए, सही डायरेक्शन में करेंगे, सो डेफिनेटली हमें इसके रिजल्ट्स दिखाई देंगे. सो हिस्ट्री सब्जेक्ट का स्ट्रैटेजी आई ऑलरेडी शेयर्ड, जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए शेयर किया है. प्रीलिम्स के लिए मॉडर्न के लिए आई स्टडीड दिस स्पेक्ट्रम वर्ड टू वर्ड. बहुत अच्छे से पढ़ना है अगर स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हो तो. एंड क्योंकि स्पेक्ट्रम से क्वेश्चंस आते हैं, डेफिनेटली सॉल्व है, ये ट्राइड एंड टेस्टेड वाला सोर्सेस है स्पेक्ट्रम. फिर मेंस के लिए थोड़ी-सी बिपिन चंद्रा पढ़ लेना. एंशिएंट मिडिवल के लिए एनसीईआरटीज़ पढ़ लेना. एनसीईआरटीज़ बहुत अच्छी हैं मिडिवल और एंशिएंट वाली. सो बहुत ईज़ी हैं, बहुत अच्छी हैं, और मेंस तो डेफिनिटली वो क्लियर कराती हैं. एंड कई बार तो क्वेश्चंस उसमें से आ जाते हैं प्रीलिम्स में भी, जैसे पोर्ट वगैरह के नाम पूछते रहते हैं, तो वहाँ पे वो मेंशन होते हैं. हम लोग इतने अच्छे से नहीं पढ़ते एनसीईआरटी, हम लोग छोटी-छोटी चीज़ें मिस कर देते हैं. डोंट डू दैट. मेरे साथ तो अभी भी मैं अगर 10th टाइम एनसीईआरटी पढ़ूँगी तो मुझे एक नया वर्ड मिलेगा उसमें. सो बहुत हर एक वर्ड पे ध्यान दीजिए एनसीईआरटी के, उस हर वर्ड में क्वेश्चन छुपा होता है. क्योंकि ये हुआ है इस साल भी, कुछ-कुछ ऐसा पोर्ट के नाम पूछे थे, पिछले साल से भी आया था, एक वो जगह का नाम दे देते हैं फिर पूछते हैं. तो वो सारी चीज़ें एनसीईआरटी में लिखी होती हैं. स्पेशली जो हमारे टेक्स्ट बुक्स के नाम आते हैं कि एंशिएंट में ये किसने लिखी थी, ये वाला टेक्स्ट कितने ने लिखा था, वो भी मेंशन होते हैं, और हम ध्यान नहीं देते बहुत बार. ऐसा हो सकता है कि एक क्वेश्चन में आपको सारे ऑप्शंस ना मिले डेफिनिटली, लेकिन 1-2 चीज़ें मिलेंगी तो एलिमिनेट करके अटेम्प्ट हो सकता है क्वेश्चन.
सो हिस्ट्री में इतने लिमिटेड सोर्सेस हैं, लेकिन उनको अच्छे से रिवाइज करिए, वर्ड टू वर्ड याद करना है बस। एंड मैं ऐसे का कुछ स्ट्रैटेजी बता देती हूँ। ऐसे में जैसे इस बार बहुत कम मार्क्स आए हैं, इनफैक्ट बहुत सारे कैंडिडेट 60s में मार्क्स स्कोर किए हैं। सो इट एंड देयर इज़ वन एग्जांपल कि एक कैंडिडेट ने बहुत अच्छा स्कोर किया ऑप्शनल में, मोर देन 300, बट एसए के स्कोर की वजह से उनका लिस्ट से बाहर हो गया नाम। सो मेक श्योर कि आपके सारे सब्जेक्ट्स मेंस में सारे, डोंट इग्नोर एनी ऑफ द सब्जेक्ट। एंड एसए में इस बार 140s में भी स्कोर आया है कुछ का, एंड 60s में भी आया है। एंड जनरली पता नहीं बहुत टफ मार्किंग हुआ है, या आई डोंट नो व्हाट द रीजन इज, बट इट हैज़ रियली बुचर्ड द कैंडिडेट्स दिस टाइम। एंड जो अभी हम लोग एसए देख रहे हैं, पहले एसए एक करंट अफेयर्स या जनरल जैसा एसए आता था, इस बार ये दोनों फिलोसफिकल एसए थे। एंड फिलोसफिकल भी नॉट इजी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि आप सोचेंगे कुछ, उसको अंडरस्टैंड कुछ करेंगे, उसके हिसाब से लिखेंगे। हो सकता है एग्जामिनर का लाइन ऑफ थिंकिंग अलग हो, वो आपकी लाइन ऑफ थिंकिंग से मैच ना कर पाए, वो ग्रास्प ना करे आप क्या कहना चाहते हो अपने ऐसे में। सो फिलो तो हो सकता है कम मार्क्स आ जाए। फिलोसफिकल एसेस में ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। सो ऐसे के रिस्पेक्ट में मैं यही बोलूँगी कि जैसे ठीक है अभी फिलोसफिकल आने लगे हैं, बट हमें ऐसा नहीं करना है कि हमें फिलोसफिकल एसेज ही लिखने हैं। हमें पहले जैसे ऐसे आते थे कुछ जीएस के टॉपिक्स पे भी, उन पे तो प्रिपेयर रहना ही रहना है, बिकॉज यू नेवर नो कि कब फिर से वो वाला पुराना वाला पैटर्न आ जाए। लेकिन फिलोसफिकल ऐसे में थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए काम किया जा सकता है कि आप फिलोसफिकल जो कुछ कुछ फिलोसफर के कोट्स होते हैं, जो खुद ही एक ऐसे का टॉपिक बन जाते हैं, उन पे लिखना शुरू कर दीजिए। आप 2 3 4 ऐसे पहले लिख सकते हैं प्रीलिम से पहले, जैसे अभी 1 साल का टाइम है पूरा, तो स्टार्ट डूइंग दीज फिलोसफिकल वाले ऐसे पहले स्टेटमेंट पढ़िए कि आपको कैसा लग रहा है, समझ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, क्या आप उसमें 10 15 पेज लिख पाएंगे कि नहीं, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा चैलेंज भी यही होता है कि दे जस्ट गिव यू वन कोट, एंड उस कोट से आप क्या समझ रहे हैं, एंड आपको इतना सारी चीज़ें लिखनी है। सो उसके लिए बहुत ही अच्छा थिंकिंग एबिलिटी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। एंड उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आप लिखना भी नहीं चाहते, जस्ट डू वन थिंग कि आप पिछले 2 साल से जो फिलोसफिकल ऐसे आर्स हैं, उनका एक एक उनका उनका लाइन देखिए, एंड उसमें सोचना स्टार्ट करिए कि इसमें अगर ये लाइन है, ये कोट है, ये ऐसे का टॉपिक है, तो इसमें आप कैसे 15 पेज में क्या क्या लिखना चाहेंगे। सो स्टार्ट डूइंग दैट एक्सरसाइज, अगर आप लिखना भी नहीं चाह रहे हैं, बट एटलीस्ट डू दैट, क्योंकि थिंकिंग एबिलिटी इंप्रूव होने में थोड़ा टाइम लगेगा। एंड ये तभी करना जब आपका एक बेस बन जाए, कि आप जब आपके एक 2 3 बार रिवीजन हो चुका हो आपके सब्जेक्ट्स का, क्योंकि आप अपनी सब्जेक्ट नॉलेज ऐसे में यूज करेंगे, बिकॉज ऐसे इज नथिंग जस्ट अ कल्मिनेशन ऑफ नॉलेज। अब आपको नॉलेज कैसे दिखानी है, कैसे प्रेजेंट करनी है, कैसे कनेक्ट करना है, वो आपका वो इंटरप्रिटेटिव स्किल्स पे डिपेंड करता है। तो उसको डेवलप करने के लिए यू हैव टू थिंक। सो जैसे ही आपका जीएस वाला पार्ट कंप्लीट हो जाए, वो एससी के टॉपिक्स उठाइए पिछले 2 3 साल के, एंड आई वुड से फिलोसफिकल वाले, बिकॉज करंट अफेयर्स वाले तो यू विल बी एबल टू डू दैट। जो प्रीलिम्स के बाद का टाइम होगा वो तो उसमें भी प्रिपेयर कर लेंगे तो हो जाएगा, बट फिलोसफिकल वाले पे थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। स्टार्ट थिंकिंग कि और अपने सब्जेक्ट्स के नॉलेज यूज़ करिए उसमें, कि क्या एथिक्स का नॉलेज कुछ यूज़ हो सकता है क्या इस ऐसे के टॉपिक में, या सोशियोलॉजी अगर मेरा ऑप्शनल है कुछ यूज़ हो सकता है क्या। जिनका फिलोसफी ऑप्शनल है उनके पास तो बहुत सारा मटेरियल होगा ये सब ऐसे में यूज़ करने के लिए। सो डू इट लाइक दैट कि क्रॉस लिंकिंग करिए, जितने सारे सब्जेक्ट्स हैं आपके उनका कुछ कुछ मैटर उठा के कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि मैंने यही किया था फिलोसफिकल ऐसे में, एक ऐसे में आई स्टार्टेड माई ऐसे विद द स्टोरी ऑफ सुभाष चंद्र बोस, हाउ ही लेफ्ट सिविल सर्विसेज अपने देश की फ्रीडम फाइट के लिए। मैंने वो एनेक्डोट के साथ यूज़ किया था, एनेक्डोट यूज़ किया था। ऐसा नहीं है कि फिलोसफिकल ऐसे के लिए आपको कुछ और कंटेंट चाहिए, अलग से तैयारी करनी पड़ेगी, नहीं। यू जस्ट हैव टू ट्वीक योर थिंकिंग, कि मेरा जो नॉलेज बेस है, मैं उस नॉलेज बेस को कैसे लिंक कर सकता हूँ या कर सकती हूँ इस एस्से से। ऐसे चीज़ें सोचनी पड़ेंगी। एंड ऐसे में whenever you introduce and whenever you conclude, make sure वो बहुत ही पावरफुल होना चाहिए, बिकॉज जब एग्जामिनर आपका ऐसे पढ़ना स्टार्ट करेगा फर्स्ट 2 पेजेस में, जिसमें आपका
ओपनिंग होगा जिसमें आपका इंट्रोडक्शन होगा, तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, अट्रैक्टिव एंड पावरफुल होना चाहिए. यू कैन यूज quotes also, you can use anecdotes, you can use stories, you can use famous personalities life stories, जैसे मैंने किया था सुभाष चंद्र बोस का लाइफ से स्टार्ट किया था अपना ऐसे. सो डू सच थिंग्स, डोंट स्टार्ट essays with just defining कि क्या क्या मतलब क्या है इस ऐसे का. डू इट आफ्टरवर्ड्स. पहले एक पेज में ट्राई टू लिंक समथिंग एल्स विद द ऐसे, अपना थोड़ा क्रिएटिविटी और थोड़ा इनोवेशन दिखाइए, एंड उसके बाद यू कम टू द पॉइंट कि व्हाट दिस ऐसे लाइन और व्हाट दिस ऐसे हेडिंग इज, क्या कहना चाहते हैं वो लोग, क्या मतलब है इसका, क्या डेफिनेशन है, फिर एग्जाम्पल्स देके उसको सपोर्ट करिए. सो ऐसे इंट्रोड्यूस करना है. फिर मेन बॉडी में आपको उसका जो क्रक्स है ऐसे का वो एड्रेस करना है, एंड वो एड्रेस करते टाइम यू जस्ट डोंट हैव टू राइट ऐसे ही नहीं लिखना है, उसमें आपको एग्जाम्पल्स के साथ हर चीज़ सफाइज करना है. अगर आप कुछ कोई पॉइंट कहना चाह रहे हैं तो मेक श्योर आप कुछ करंट अफेयर्स का एग्जाम्पल कोट करिए, हिस्ट्री से कोई एग्जाम्पल कोट करिए. जैसे हिस्ट्री में और हाँ, इस ऐसे के लिए आप कुछ कुछ एग्जाम्पल्स तैयार कर लेना जो बहुत ही यूनिवर्सल होंगे, जो सारे एसेज में आप यूज़ कर पाएंगे. जैसे मैंने कुछ-कुछ एग्ज़ाम्पल्स तैयार किए थे हिस्ट्री से, जो मैं फेमिनिज़्म वाले एसे में यूज़ करती, मैं वुमेन एम्पावरमेंट वाले एसे में यूज़ करती. जैसे मीराबाई का मैंने मिडेवल टाइम से उठाया था. फिर हमारी इतने सारे फ्रीडम फाइटर्स हैं हिस्ट्री में, कुछ उनका लाइफ़, उनका कोट्स, बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं. जब आप बिपिन चंद्रा पढ़ेंगे या स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, उसमें उनमें छोटा-छोटा लिखा है. मैंने बस वही यूज़ किया था, मैंने कुछ एक्स्ट्रा तैयारी नहीं करी थी. एंड फिर एथिक्स में हम लोग कुछ-कुछ फिलोसफर्स पढ़ते हैं. उनको भी हम बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं. जैसे कांत को यूज़ कर सकते हैं. गांधी जी तो एवरग्रीन है, यूनिवर्सल हैं, वो तो डेफ़िनेटली आप यूज़ कर सकते हैं. तो एथिक्स के जो फिलोसफर्स हैं उनको यूज़ करिए. जैसे मेरे सोशियोलॉजी सब्जेक्ट में जो फिलोसफर्स थे, जैसे डर्कहाइम का सुसाइड थ्योरी था, तो वो भी बहुत जगह फिट हो जाता है. एंड कार्ल मार्क्स को भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, कार्ल मार्क्स को भी यूज़ कर सकते हैं. इट डिपेंड्स कि कैसे में क्या पूछा गया है, आपको क्या बताना है. आपका इतना सारा नॉलेज बेस है, आपको बस पिक एंड चूज़ करना है, लेकिन क्या पिक करना है और कैसे रिप्रेज़ेंट करना है, इट्स इट्स ऑल अबाउट दैट. तो वो प्रैक्टिस आपको थोड़ी करनी पड़ेगी. फिलोसफिकल के लिए आई विल सजेस्ट कि आप प्रीलिम्स से थोड़ा-सा प्रैक्टिस कर लें. इफ यू आर नॉट एटलीस्ट 1-2 ऐसे आप लिख लें और 3-4 ऐसे का फ्रेमवर्क जिस दिमाग में बना लें, आई थिंक प्रीलिम्स अगर क्लियर हो जाता है, एंड प्रीलिम्स में मेंस के बीच के टाइम में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी. सो इट वाज़ ऑल अबाउट ऐसे ओनली. देन आई विल कम टू माय सोशियोलॉजी ऑप्शनल. सोशियोलॉजी के लिए दिस इज़ फॉर दोज़ स्टूडेंट्स जिनका सोशियोलॉजी ऑप्शनल है या जो चूज़ करने का सोच रहे हैं. जैसे मैं बता चुकी हूँ, इसका यूटिलिटी बहुत अच्छा है, एंड देयर इज़ नो डाउट कि इसमें अच्छे मार्क्स भी आते हैं, एंड इट्स ईज़ी ऑल्सो. और इसका सिलेबस भी बहुत छोटा है, ज़्यादा वास्ट सिलेबस नहीं है, रिसोर्सेज़ भी कम है, इतने ज़्यादा स्कैटर्ड नहीं है. So if somebody is thinking कि उन्हें क्या ऑप्शनल लेना है, so they can just go through the sociology also कि how they are finding it. And जो मेरा स्ट्रैटेजी था सोशियोलॉजी का, उसमें मैंने पहले तो विकास रंजन सर के क्लासेस लिए थे. वो उस क्लासेस से क्या हुआ था, मेरा एक फॉर्मली जितना सिलेबस का पार्ट था वो कंप्लीट हो गया था. उसके बाद फिर हमारी 2 ही बुक्स मैंने पढ़ी थी सोशियोलॉजी के लिए. एक नितिन सांगवान और एक हरलम्बस. सो हरलम्बस तो बहुत बहुत बल्कि बुक है, वो पूरी नहीं पढ़नी है, उसमें बहुत ही कम पेजेस हैं जो पढ़ने हैं, और जो वैल्यू एडिशन का काम करते हैं स्पेशली पेपर 1 में. सो वो पेपर 1 के लिए मैंने हरलम्बस से वैल्यू एडिशन की चीज़ें उठाई थी, जैसे रिलीजन एंड पॉलिटिक्स बहुत अच्छा है हरलम्बस में. सो वहाँ से कुछ-कुछ चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हैं. ग्लोबलाइज़ेशन बहुत अच्छा दिया है उसमें. एंड ये रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी वाले चैप्टर्स में जो जो मेथड्स हैं जो हमारे नितिन सांगवान में अच्छे नहीं हैं, वो हरलम्बस में बहुत अच्छे दिए हैं. तो दोनों को मैंने नितिन सांगवान और हरलम्बस की नॉलेज को यूज़ करके दोनों से अपने आंसर्स बनाए थे. एंड जो मैंने टेस्ट सीरीज़ ली थी वो मैंने प्रीलिम्स के बाद ही ली थी. वो लेवल अप आईएएस की एक टेस्ट सीरीज़ थी, जिसमें 8 टेस्ट थे ऑलमोस्ट. सो लेकिन मैंने 6 ही लिखे थे, सारे टेस्ट लिखे नहीं थे. एंड
एक और चीज़ जो सोशियोलॉजी मैंने पढ़ी थी पहले, 2 बार मैंने पूरा कोर्स कंप्लीट किया था, बट जो मैंने आंसर राइटिंग की थी, वो मैंने पहले कभी नहीं की थी एंड जो मेरी पूरी आंसर राइटिंग थी, वो स्टार्ट ही मैंने अपने प्रीलिम्स के बाद करी थी। सो ये आप अपना देख सकते हैं कि इफ़ यू आर कंफर्टेबल कि आप कर पाएँगे प्रीलिम्स और मेंस के बीच में। अदरवाइज़ आई वुड एडवाइज़ कि आप अगर अ, किसी क्लासरूम कोचिंग ले रहे हैं, ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हैं या जैसे भी तैयारी कर रहे हैं, खुद से कर रहे हैं। सो अगर आप प्रीवियस ईयर्स के 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर लें डेली, मतलब डे इफ नॉट पॉसिबल डेली, लो एटलीस्ट 10 दिन में 1 बार। सो आप एक टच में रहेंगे, सो आपको प्रीलिम्स के बाद ज़्यादा टेंशन नहीं होगी, जो मेरे केस में हुआ था क्योंकि मैंने पहले कभी नहीं लिखे थे। सो उसके बाद ही मैंने प्रीलिम्स के बाद ही स्टार्ट किए। मैंने टेस्ट सीरीज़ ली और प्रीवियस ईयर्स भी तभी सॉल्व किए थे। सारे तो मैं नहीं कर पाई थी, बट जो-जो बहुत ही एंड सोशियोलॉजी बहुत रिपीट होते हैं। सो मेक श्योर कि आप पिछले 20 साल के क्वेश्चन सॉल्व करके जाएँ सोशियोलॉजी में, बिकॉज़ वो रिपीट हो रहे हैं, डेफ़िनिटली रिपीट होते हैं। इन पेपर 1 में तो डेफ़िनिटली रिपीट होते हैं। सो वो आपको एक फ्रेमवर्क तैयार कर लेंगे तो एग्ज़ाम में स्पीड अच्छी आएगी, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, नंबर भी अच्छे आएँगे। एंड पेपर 2 के लिए मैंने इग्नू के मटीरियल यूज़ किया था, सारा नहीं, कुछ-कुछ टॉपिक्स के लिए किया था। खाली वैल्यू एडिशन के लिए यूज़ किया था और नितिन सांगवान मैंने बेस बुक बनाई थी। मैंने उसकी लाइन टू लाइन एकदम याद कर ली थी। 5-6 बार रिवाइज़ कर लिया था। सो वहाँ से फिर मतलब मेन मेरा बेस सोर्स जो था वो नितिन सांगवान था। उसमें फिर मैंने वैल्यू एडिशन पेपर 1 के लिए हरलंबस से किया था एंड पेपर 2 के लिए इग्नू से किया था। और कुछ मेरी टेस्ट सीरीज़ में उन्होंने वैल्यू एडिशन मटेरियल दिया था, कुछ-कुछ पीडीएफ्स दिए थे करंट अफेयर्स से रिलेटेड सोशियोलॉजी के। तो वो भी काफ़ी अच्छे थे। तो आप जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से एसोसिएटेड रहे सॉरी, वहाँ के ले सकते हैं। वो लोग डेफ़िनिटली कोई तो मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, सो यू कैन डू दैट ऑल्सो। सोशियोलॉजी में इतना ही था, मतलब मेरा जो मेन प्रिपरेशन थी वो प्रीलिम्स के बाद ही स्टार्ट हुई थी। सो इट वाज़ अबाउट दिस। नेक्स्ट आई वुड फ्यू क्वेश्चंस ले मैं कुछ क्वेश्चंस ले लेती हूँ यहाँ से। पीपल आर आस्किंग समथिंग एल्स ऑल्सो। ओके। हाउ डिड आई मैनेज टाइम विद जॉब? येस, आई वाज़ अ फुल टाइम वर्कर और उसमें भी मेरा प्राइवेट सेक्टर में थी, तो बहुत कम टाइम रहता था मेरे पास। तो मैं एक काम करती थी, सुबह जल्दी उठ के अपने प्रोडक्टिव और एफिशिएंट आवर्स को यूज़ करती थी। 4 बजे 5 बजे उठ के 2 3 4 घंटे जितने भी आपको मिल पाएँ मैक्सिमाइज़ कीजिए उस प्रोडक्टिव आवर्स को, क्योंकि उसमें आपका ग्रास्पिंग पावर अच्छा होगा, आप एफिशिएंटली थोड़ा पढ़ पाएँगे। एंड कुछ-कुछ अगर आपको ऑफ़िस में टाइम मिलता है, सो यू कैन रीड न्यूज़पेपर्स, यू कैन सॉल्व करंट अफेयर्स क्विज़ इन द ऑफ़िस ऑल्सो। एंड वीकेंड्स को और जो आपकी छुट्टियाँ होती हैं, हॉलिडेज़ होते हैं, उनको मैक्सिमम यूटिलाइज़ करिए। डोंट फील इट लाइक नहीं अब तो वीकेंड है, घूमने जाना है, डोंट डू इट लाइक दैट, क्योंकि अगर आप जॉब के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं, वी डोंट हैव द लग्ज़री कि हम सारी सोशल लाइफ़ भी अपनी बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट रखें एंड जॉब भी करें एंड प्रिपेयर भी करें। बिकॉज़ यहाँ बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क चाहिए एंड अगर आप जॉब में भी हैं, तो आपको कुछ चीज़ें सैक्रिफ़ाइस करनी पड़ेंगी। सो इट्स जस्ट दैट कि आप अपनी प्रायोरिटाइज़ करें चीज़ों को, टाइम मैनेजमेंट अच्छा रखें, सुबह पढ़ाई करें, शाम को जैसे मेरे साथ होता था, बहुत ड्रेन अगर हो जाते थे, लेकिन मैं सोना नहीं चाहती थी कि आई जस्ट कि वांट टू यूटिलाइज़ समहाउ। सो मैं क्या करती थी कि वीडियोज़ देख लेती थी कोई-कोई, क्योंकि वीडियोज़ में इट डज़न्ट टेक मच कि आपको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते। लेकिन फिर भी जो रिवाइज़ हो जाता था उन वीडियोज़ के थ्रू मेरा। तो किसी भी सब्जेक्ट की मैं वीडियो देख लेती थी। सो आप भी ऐसी-ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें कर सकते हैं, ऑफ़िस में से टाइम निकाल सकते हैं तो निकालिए, वहाँ पे न्यूज़पेपर खत्म करिए, करंट अफेयर्स की क्विज़ करिए, सैटरडे संडे को मैक्सिमम 10-12 घंटे दीजिए, अपनी सोशल लाइफ़ को रेस्ट्रिक्ट कर दीजिए थोड़ा-सा, ऑफ़िस में पार्टीज़, आउटिंग्स जो होते हैं उनको थोड़ा मिनिमल रखिए। ये छोटी-छोटी चीज़ें करनी पड़ेंगी, अदरवाइज़ हो जाता है। एंड प्रीलिम्स के बाद से आप अगर छुट्टी ले सकते हो तो छुट्टी लेके एकदम इंटेंसिवली तैयारी कर लीजिए। So this is how you can manage with the job. And somebody is saying luck factor definitely होता है, but luck factor तभी चलेगा जब आपका हार्ड वर्क जितना मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ हार्ड वर्क चाहिए उतना तो आपको देना ही पड़ेगा एंड उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको लक भी तभी फ़ेवर करेगा जब आपने बहुत मेहनत की होगी। सो इट्स नॉट लाइक दैट कि पूरा लक चलता है, मेहनत भी जाती है
and so don't get demotivated by such things. हाउ टू मेमोराइज फास्ट एंड रिकॉल, उसका एक ही तरीका है, रिवाइज 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 एंड गिव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टेस्ट. माई स्टडी शेड्यूल वॉज लाइक कि मैं जैसे मेरा वर्क फ्रॉम होम रहता था लास्ट 1.5 ईयर से. सो वर्क फ्रॉम होम में मेरा कम्यूटिंग टाइम सेव हो जाता था, तो मेरे को 6-7 घंटा या 8 घंटा जैसे मैं दिन का निकाल लेती थी डेली स्टडी शेड्यूल के लिए. एंड मैं मॉर्निंग में ज़्यादा तक पढ़ती थी, 10 बजे तक मतलब मेरा मैक्सिमम कवर हो जाता था जितना भी मुझे पढ़ना होता था. एंड न्यूज़पेपर मैं शाम को पढ़ती थी, क्योंकि न्यूज़पेपर में ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते, कुछ याद नहीं करना पड़ता. सो इट्स जस्ट, और मुझे अच्छा लगता था पढ़ना, तो जो मुझे चीज़ें अच्छी लगती थी पढ़नी वो मैं शाम के लिए बचा के रखती थी, कि जब हम थोड़े थक जाते हैं, ड्रेन हो जाते हैं, तो जब दिमाग का कैपेसिटी थोड़ा कम हो जाता है, तो उस टाइम में मैं वीडियो लेक्चर्स देखती थी और न्यूज़पेपर पढ़ती थी. सो इट्स लाइक दैट. एंड फिर सैटरडे संडेज़ मेरे मैक्सिमम 10-12 घंटे जैसे हो जाते थे. एंड मैंने सारे पार्टी स्किप किए अपने ऑफिस के. माई टीम बिल्डिंग एक्सरसाइजेज होती थी, उसमें भी मैं बहुत बार स्किप करती थी. एंड कुछ बहुत ही इनोवेटिव आई आउट ऑफ द बॉक्स प्रोजेक्ट्स जैसे चल रहे होते ऑफिस में, तो वो भी मुझे साइड लाइन करने पड़ते थे, क्योंकि दो नाव पर आप एक साथ पैर नहीं रख सकते, कहीं थोड़ा तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा. So I did it like I kept my career at minimal, एंड जो उससे जो थोड़ा थोड़ा मैं टाइम बचाती थी वो मैं अपनी प्रिपरेशन में लगाती थी. सो जो लोग प्रोफेशन अपने वर्क जॉब के साथ तैयारी कर रहे हैं उनको थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, थोड़ी मुश्किल होगी, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बट इट्स डूएबल. एंड इसका एक बेनिफिट मैं आपको सबसे बड़ा बताती हूँ, कि इससे आपको एंग्जाइटी कभी नहीं होगी थ्रू आउट द प्रिपरेशन. मैंने 5 साल तैयारी की, लेकिन मुझे कभी सेल्फ डाउट क्रिएट नहीं हुआ, मुझे कभी यूजलेस फील नहीं हुआ अपनी लाइफ में, व्हाट एम आई डूइंग. मुझे कभी इनसिक्योरिटीज़ नहीं आए अपने करियर से रिलेटेड, क्योंकि ऑलरेडी आई वाज इन अ वेल एस्टैब्लिश्ड करियर. सो मेरे केस में ये था कि जो भी मैं जितना मैक्सिमम टाइम निकालती हूँ मैं प्रिपरेशन करूँगी, होता है तो इट्स वेल एंड गुड, और नहीं होता है तो देन ठीक है, करियर तो चल ही रहा है. सो यू कैन हैव दैट लग्जरी अगर आप काम कर रहे हैं. एंड ये मैंने बहुत जगह भी बोला है कि इट इज़ एडवाइजेबल कि अगर आप 2-3 साल के बाद फुल टाइम यूपीएससी प्रिपरेशन में रह के अगर एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो रहा है, तो ट्राई टू हैव एन ऑल्टरनेटिव करियर, एंड उस करियर के साथ भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि इट्स नॉट, यूपीएससी इज़ नॉट द एंड ऑफ द लाइफ, क्योंकि और जगह भी करियर बन सकते हैं, बहुत अच्छे बन सकते हैं इनफैक्ट. सो अगर आपको 2-3-4 साल देने के बाद भी अगर आपको कंटिन्यूस फेलियर्स हो रहे हैं एंड आप जॉब नहीं कर रहे हैं, आप दूसरा करियर सीख नहीं कर रहे हैं, सो आई वुड से इट इज़ हाई टाइम कि आप कुछ और अपना जो ग्रेजुएशन से रिलेटेड है उस फील्ड में अपना करियर बनाएं एंड उसके साथ प्रिपेयर करें, बिकॉज यहाँ कॉम्पिटिशन इतना स्टिफ है, सीट्स बहुत कम है. एक-एक मार्क पे इतने सारे पेपर्स देते हैं मेंस में, कहीं पे भी आपका थोड़ा-सा भी अगर कुछ भी मिस्टेक हुई तो यू विल बी आउट ऑफ द लिस्ट. सो एंड डेफिनिटली लक फैक्टर तो होता ही है, इट्स ऑलवेज़ देयर, क्योंकि हार्ड वर्क एक सर्टेन स्टेज के बाद तो सबका ही बराबर सा हो जाता है. सो आई वुड से कि अगर आपका करियर नहीं है, आपको 3-4 साल हो चुके हैं ऑलरेडी, तो आप दूसरा एटलीस्ट दूसरे फील्ड में करियर बनाने का सोच सकते हैं. सो लेकिन हाँ, अपना जो ड्रीम है आपका यूपीएससी का, उसे छोड़ना नहीं है, उसको आप जॉब के साथ भी कर सकते हैं, बस थोड़ी-सी मेहनत ज़्यादा लगेगी, एफर्ट्स ज़्यादा लगेंगे, बट डेफिनिटली इट इज़ डूएबल, बहुत सारे लोग कर रहे हैं. मेरे ऑप्शनल में 267 मार्क्स थे, एंड पेपर 1 में मेरे 147 थे, एंड वो अच्छे मार्क्स हैं. पेपर 2 में मेरे थोड़े कम थे, 120 थे. सो मेरे को स्कोप है पेपर 2 में 120 से थोड़ा 140 तक ईज़िली जा सकता है वो. एंड पेपर 2 में क्योंकि करंट अफेयर्स, इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड चीज़ें आती हैं, सो उसमें आई वुड एडवाइस कि 3-4 रिसोर्सेज़ से आप अच्छे से नोट्स बना लीजिए, तो अच्छे आंसर्स लिख पाएँगे, क्योंकि मेरे जो रिसोर्सेज़ थे इग्नू था और नितिन सांगवान की बुक थी, एंड मैंने करंट अफेयर्स का ज़्यादा यूज़ नहीं किया था अपने आंसर्स में पेपर 2 में. सो आई थिंक कि उसकी वजह से थोड़े से मार्क्स मेरे 120 रह गए इसमें. एंड 147 जो पेपर 1 में आए व्हिच इज़ अ गुड मार्क्स. सो उसके लिए हरलम्बस इज़ द बुक, जो हमें कभी मतलब इट्स अ यूनिवर्सल सोर्स, बहुत ही अच्छी बुक है. अगर आप पूरा तो नहीं पढ़ सकते हैं, बहुत ही बल्कि है, लेकिन जितना मैक्सिमम हो सकता है आप उसको उसका कंटेंट यूज़ करिए अपने आंसर्स में. इट्स वेरी गुड.
हाँ, for how many years current affairs are necessary. So I would say, जैसे अगर आप 24 में अगर एग्जाम लिखेंगे तो 23 का तो पूरा साल, जैसे जून में एग्जाम होता है तो जून 23 टू जून 24 तो पूरा होना चाहिए। एंड उससे भी अगर पहले पॉसिबल है 5-6 महीने का, जनवरी से, तो आप कर लीजिए। वैसे तो कई बार होता है कि एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत 2-3 साल पुराने करंट अफेयर्स से भी आते हैं। सो ऐसे कुछ हार्ड एंड फास्ट रिजिड रिजिड गाइडलाइन नहीं है कि कितना करंट अफेयर्स करना है, बट एटलीस्ट 1 ईयर का तो करना ही पड़ेगा। फॉर स्पेसिफिकली जीएस 3 के लिए मेरे जो रिसोर्सेज थे, इन्वायरमेंट के लिए मैंने पीएमएफ आईएएस के जो नोट्स हैं ऑनलाइन जो आते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, वो यूज़ किए थे। इकोनॉमिक में मैंने नितिन सिंघानिया यूज़ करी थी। एंड इकोनॉमिक सर्वे बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ा था, 3-4 चैप्टर्स, जैसे बोला एग्रीकल्चर मैंने पूरा इकोनॉमिक सर्वे से तैयार किया था और नितिन सिंघानिया से तैयार किया था। मेंस 365 पढ़ा था। एंड कुछ कुछ टॉपिक्स पे वैल्यू एडिशन मटेरियल होता है विजन का, तो वो यूज़ किया था। ये 4-5 चीज़ें थी। एंड डेफिनेटली न्यूज़पेपर को इग्नोर मत करना GS2 GS3 के लिए। वहाँ से जिस सब्जेक्ट अपना सिलेबस देखिए, उस सिलेबस से रिलेटेड जो भी न्यूज़ आ रही हैं, जस्ट कोट इट इन व्हाटएवर फॉर्मेट इन योर आंसर्स। तो बहुत अच्छा आपको हर आंसर को मतलब लिंक करना है करंट अफेयर्स से, अगर आप कर सकते हैं तो वहाँ पे। सो उससे बहुत अच्छा स्कोर मिलेगा। रिसोर्सेज यही वाले थे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। बट जो मुझे एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर लगा अपने केस में, वो ये था कि GS2 GS3 में मैंने न्यूज़पेपर को बहुत ज़्यादा, न्यूज़पेपर के एग्जाम्पल्स, वहाँ से डेटा, फैक्ट्स, फिगर्स, ग्राफ्स, वो सब मैं यूज़ करती थी, तो इसकी वजह से थोड़े अच्छे मार्क्स आए। What should be the ideal schedule month wise for the year 2024? Ideal schedule can be like start एट अ टाइम आप 2 सब्जेक्ट उठाइए, 2 सब्जेक्ट का रिवीजन करिए, फिर टेस्ट दीजिए उनके। एंड एट अ टाइम 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा मत करना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जगलिंग करते हैं। जगलिंग में फिर um, एक भी सब्जेक्ट अच्छे से नहीं हो पाता। एंड अगर आप एक सब्जेक्ट एट अ टाइम लेंगे तो हो सकता है बोर हो जाएं एक सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते। So have a mix of 2 subjects, whatever you like. Read basic books, start giving test. एंड अक्टूबर से तो देने ही देने हैं, डोंट डिले आफ्टर अक्टूबर। एंड अक्टूबर तक आप अपना ऑप्शनल पर तैयार कर लीजिए, ऑप्शनल एंड एथिक्स इफ यू वांट टू। एथिक्स का छोटा सिलेबस है, अगर प्रीलिम्स के बाद भी करेंगे तो आई थिंक हो जाएगा। बट इफ यू डोंट वांट टू टेक द रिस्क, जस्ट हैव अ रीडिंग ऑफ whatever resources you are referring to। एक रीडिंग कर लीजिए अक्टूबर तक, ऑप्शनल कर लीजिए अक्टूबर तक एक रीडिंग। ऑप्शनल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, और अगर आप टेस्ट लिखना चाहते हैं तो 1-2 टेस्ट लिख दीजिए। लेकिन अक्टूबर के बाद आई वुड सजेस्ट कि जो प्रीलिम्स के मेन सब्जेक्ट्स होते हैं उन पे फोकस करके अपने टेस्ट देने शुरू कर दीजिए। एंड मैक्सिमम आपको 45 से ज़्यादा टेस्ट देने हैं, 45 to 50 टेस्ट देने ही देने हैं बिफोर गोइंग फॉर द फाइनल एग्जाम। एंड इसमें प्रीलिम से एक रिलेटेड एक चीज़ और बोलना चाहूँगी। अभ्यास आते हैं, अभ्यास टेस्ट आते हैं, जस्ट प्रीलिम्स के 1 महीना पहले 4 या 5 आते हैं। ट्राई टू गिव दोज अभ्यास। अगर आप सेंटर पे जाके नहीं दे सकते तो घर बैठ के आराम से दीजिए। और उनका सोल्यूशन बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि मैंने लास्ट के 2 प्रीलिम्स में देखा है कि कुछ ना कुछ ऑप्शंस में होके वहाँ से अभ्यास का चीज़ें पढ़ी हुई, वो नॉलेज बहुत काम आती है। उससे 2-3 क्वेश्चन आप डेफिनेटली कर पाएंगे। एक चीज़ ये ध्यान रखना, अभ्यास टेस्ट सॉल्व ज़रूर कर लेना 1 महीना पहले, प्रीलिम्स से पहले। अक्टूबर तक अपना ऑप्शनल और एथिक्स करिए। अक्टूबर अक्टूबर नवंबर में अपना इकोनॉमी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सारी चीज़ें पढ़नी शुरू कर दीजिए। इनके 2-2 सब्जेक्ट एट अ टाइम उठाइए और उनके टेस्ट दीजिए। दिस विल बी एन आइडियल शेड्यूल फॉर अ ईयर, कि आपको एंग्जाइटी भी नहीं होगी अगर प्रीलिम्स क्लियर हो गया कि मेरा ऑप्शनल तो रेडी हुआ ही नहीं। एंड दिस इज़ द आइडियल टाइम। यूजुअली ऐसे ही करते हैं लोग, अक्टूबर नवंबर तक अपना ऑप्शनल पढ़ते हैं, और उसके बाद फिर जो प्रीलिम्स के बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हैं वो सब्जेक्ट्स उठा के पूरा थॉरली रिवाइज करके फिर टेस्ट दीजिए। फिर टेस्ट में जो क्वेश्चन गलत होते हैं, जो सही होते हैं, सबका एनालिसिस करना है, रिसोर्स से एनालिसिस करना है। आई थिंक दैट वुड बी इनफ। और अगर मेक श्योर कि आप बहुत सारे टेस्ट दें, बिकॉज यू नेवर नो कि प्रीलिम्स में क्या आने वाला है। तो जितने ज़्यादा टेस्ट दे के जाएंगे, जितना ज़्यादा प्रिपेयर होके जाएंगे, उतने ज़्यादा चांसेस होंगे कि आप आंसर सही कर पाएँ। ओके, सो
फॉर एथिक्स एंड ऐसे आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड माय स्ट्रैटेजी। एथिक्स के लिए कोई मैंने स्पेसिफिक बुक नहीं पढ़ी थी। ये मीन्स विजन का वैल्यू एडिशन मटेरियल आता है एथिक्स का, कीवर्ड्स पे, हर एक कीवर्ड पे दे हैव 15-20 पेजेस के बुकलेट हैं जिसमें क्वेश्चंस भी हैं एंड मॉडल आंसर्स भी हैं। तो आई रेफर टू दोज, आई रेफर्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, देयर मॉडल आंसर्स, आई प्रिपेयर्ड माय ओन आंसर्स। सो इतना ही था एंड बाकी फिर मैंने सोशियोलॉजी का कंटेंट कुछ एथिक्स में यूज़ किया था, गवर्नेंस का कंटेंट एथिक्स में यूज़ किया था। सेकेंड आर्क रिपोर्ट बहुत यूज़ होती है एथिक्स के पेपर में, वो पूरी नहीं पढ़नी है, हर एक चैप्टर का थोड़ा समरी वाला पार्ट, कंक्लूजन वाला पार्ट देख लेना एंड उसमें करप्शन वाला थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना, वो गवर्नेंस में भी हेल्प करेगा एंड एथिक्स में के पेपर में भी हेल्प करेगा। एंड एथिक्स में आप एक चीज़ और कर सकते हैं, जैसे मैंने फोरम आईएएस की टेस्ट सीरीज ली थी, सो उसके जितने भी प्रीवियस ईयर्स के भी मैंने मॉडल आंसर्स देखे थे फॉर द करंट ईयर ऑल्सो एंड द प्रीवियस ईयर ऑल्सो। एंड विजन में भी ऐसा ही किया था, उनकी टेस्ट सीरीज के मॉडल आंसर्स देखे थे, तो बहुत सारे क्वेश्चंस के थ्रू एक्चुअली मैंने एथिक्स किया था। सो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ट्राई कि एक रिसोर्स आप पूरा पढ़ लें सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, जो मैंने तो विजन का मटेरियल यूज़ किया था। फॉर ऐसे आई ऑलरेडी शेयर्ड कि ऐसे में मेक योर इंट्रोडक्शन पार्ट एंड कंक्लूजन पार्ट वेरी सॉलिड। उसमें एनेक्डोट्स के साथ, स्टोरीज के साथ, केस स्टडी के साथ, बायोग्राफी के साथ, कोट्स के साथ, यू कैन चूज मतलब क्या टॉपिक है ऐसे का और कैसे आप लिखना चाहते हैं, कैसे आप अच्छा लिख सकते हैं, तो ऐसे स्टार्ट कर दीजिए। एंड इसके लिए कुछ नॉलेज बेस एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, जो आपकी जीएस की नॉलेज है, ऑप्शनल की नॉलेज है, एथिक्स की नॉलेज है, वही पूरी काम आएगी इस ऑप्शनल में, ऐसे के ऐसे लिखने के लिए। बस आपको थोड़ा तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि जैसे कोई भी ऐसे का टॉपिक है तो आपको कैसे कौन सा कंटेंट कैसे यूज़ करना है, कैसे उसे मोल्ड करके एकदम अच्छे तरीके से रिप्रेज़ेंट करना है। सो ये सारी चीज़ें थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, 4-5 ऐसे लिख लेंगे तो आ जाएगी। एंड ट्राई टू फोकस ऑन फिलॉसफिकल ऐसे, क्योंकि उनको लिखने में थोड़ा-सा ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं एज़ कंपेयर टू जीएस टॉपिक वाले ऐसे। सो दिस इज़ फॉर द ऐसे वन। So, how to maintain consistency and motivate for long term? सो देखिए, कंसिस्टेंसी और मोटिवेशन रखने के लिए आपको कुछ एक्सटर्नल रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं है। आपका विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपने चाहते हैं आप यूपीएससी का पार्ट बने, सिविल सर्वेंट बने, एक सपना देखा है आपने, तो डेफ़िनेटली मेहनत करनी पड़ेगी। आपको पता है ये एग्ज़ाम बहुत डिफ़िकल्ट है, वर्ल्ड का मोस्ट डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम इसे बोला जाता है, तो डेफ़िनेटली एफ़र्ट्स भी उतने ही ज़्यादा लगेंगे। सो इस कितने एफ़र्ट्स लगाने हैं, कितनी मेहनत करनी है, उससे हमें घबराना नहीं है। आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि नहीं, दिस इज़ द थिंग आई वांट टू डू एंड हर दिन वो आपको मोटिवेशन मिलेगा। फेलियर से आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। अगर आपको 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट, 5 अटेम्प्ट अगर कंटिन्यूअस फेलियर हो रहा है, तो डोंट डोंट गेट योरसेल्फ बॉग्ड डाउन बाय दीज़ फेलियर्स, क्योंकि ये फेलियर आपके लिए लर्निंग लेके आ रहे हैं। लेकिन अगर आप इन फेलियर्स से कुछ लर्न नहीं करेंगे, कुछ चेंज नहीं करेंगे, तो वो आपका मिस्टेक होगा। बट डोंट गेट योरसेल्फ डीमोटिवेटेड। अगर आप सही डायरेक्शन में तैयारी करेंगे, तो इट्स डूएबल। इट्स मतलब इट्स I would not say it's very easy. It is difficult. It demands a lot of hard work, but it is not impossible. आप 4-5 साल में मोटिवेशन आपका जो भी आपका मोटिवेशन सोर्स है, वो आपका विल पावर है। कोई अगर आप एक्सटर्नली मोटिवेशन नहीं ढूँढ सकते। इट हैज़ टू बी विदिन यू। यू हैव टू फाइंड इट विदिन योरसेल्फ एंड उसका एक ये तरीका है कि आप अ हार्ड वर्क करिए और सही गाइडेंस लेते रहिए एंड अगर आपको बहुत ज़्यादा टाइम हो गया तो ट्राई टू गेट योरसेल्फ इंडल्ज इन अनदर करियर। वो आपकी सारी टेंशन्स एंड एंग्जाइटीज खत्म कर देगा। उससे आपको लगेगा कि नहीं, ठीक है, अगर यूपीएससी नहीं हुआ तो एटलीस्ट आई विल डू गुड इन दिस फील्ड। सो ये सब चीज़ें कर सकते हैं। जैसे मेरे केस में आई आफ्टर सर्टेन फे आफ्टर सो मेनी फेलियर्स आई नेवर मुझे कभी सेल्फ डाउट नहीं हुआ, कभी मुझे डीमोटिवेशन फील नहीं हुआ, कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि नहीं नहीं यार कुछ नहीं हो रहा है लाइफ में, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत
अच्छे करियर में थी। सो आई वुड एडवाइस कि अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो यू कैन मेक योर करियर, आप अपने ग्रेजुएशन वाले सब्जेक्ट में या दूसरे हायर स्टडीज़ के सब्जेक्ट में आप अपना बना सकते हैं करियर, एंड वो आपको डेफिनेटली सपोर्ट करेगा। जैसे मैंने जनरली लोग बोलते हैं कि जॉब के साथ इम्पॉसिबल है, या ये बहुत बड़ा मिथ है कि जॉब के साथ डेफिनेटली पॉसिबल है। आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ता है, आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, एंड हो सकता है 1-2 साल ज़्यादा लग जाए। बट जो दिमाग में टेंशन होती है, जो मेंटल इंस्टेबिलिटी नहीं आती इसकी वजह से। सो ये बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है। सो कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए आपको अपने गोल पे, अपने एम्बिशन पे फ़ोकस रखना है कि नहीं, मुझे इस साल तो निकालना ही है। और आप गाइडेंस लीजिए, जो लोग निकाल चुके हैं एग्ज़ाम्स, उनसे सही स्ट्रैटेजी पूछिए, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मेहनत गलत डायरेक्शन में करते रहें, आपका फिर से 1 साल खराब हो जाए। तो सही डायरेक्शन में मेहनत करिए एंड डेफिनिटली हो जाएगा। डोंट गेट योरसेल्फ डिमोटिवेटेड। एंड यू नहीं भी होता है तो यूपीएससी इज नॉट द एंड, उसके आगे उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, यू कैन डू गुड इन सो मेनी फील्ड्स। आज इंडिया में प्राइवेट सेक्टर इज ओपनिंग इतना सारा, इकोनॉमी इतना बड़ा एक्सपैंड कर रही है, सो मेनी अपॉर्चुनिटीज। सो इतना डिमोटिवेट नहीं होना है कि एग्जाम नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। इट्स जस्ट एन एग्जाम, और इसका अपना एक स्ट्रैटेजी है, अपना एक प्रिपरेशन का करने का तरीका है, वो फॉलो करिए। होता है, नहीं तो कुछ और कर लेंगे। इट्स नॉट लाइक दैट कि ये नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं होगा। सो नेक्स्ट, एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है क्या? येस, एनसीईआरटीज़ आई वुड से आर नेसेसरी। इन फैक्ट वी हैव टू स्टार्ट आवर प्रिपरेशन फ्रॉम द एनसीईआरटी ओनली, क्योंकि ज्योग्राफी, जैसे मैं ज्योग्राफी का एग्जांपल लूँ, ज्योग्राफी का तो सोल सोर्स ही एनसीईआरटी अपने बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। एंड फिर बहुत ईज़ी लैंग्वेज में एग्ज़ाम्पल्स के साथ, या आपको एक स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छे बुक्स हैं। एंड हिस्ट्री के एनसीईआरटी से तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, ज्योग्राफी के एनसीईआरटी से भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। सो आई वुड से कि एनसीईआरटी से तो स्टार्ट करना ही चाहिए। एंड जब आप अपने मेंस लिखेंगे तो मेंस में आपको सिंपल लैंग्वेज में लिखना होता है। सो एनसीईआरटी का लैंग्वेज बहुत ही सिंपल होता है, एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल होते हैं, डायग्राम्स बहुत अच्छे होते हैं। सो वहाँ पे वो नॉलेज एनसीईआरटी वाला आप बहुत अच्छे तरीके से मेंस में यूज़ कर सकते हैं। रिगार्डिंग एथिक्स एंड एसे, ओके, एथिक्स एंड ऐसे में ऐसे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। एथिक्स, अगर आपको किसी सब्जेक्ट्स बहुत डिफ़िकल्ट लगता है या उससे डर लगता है, डू वन थिंग कि अभी टाइम है नेक्स्ट ईयर के लिए, अक्टूबर तक एटलीस्ट यू हैव एम्पल ऑफ टाइम टू स्टडी योर मेंस वाला सिलेबस। तो आप एथिक्स के लेक्चर्स पढ़, अगर आपको कोई सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट लगता है कि अभी तो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे कोचिंग इंस्टीट्यूट के लेक्चर्स मिल जाते हैं, तो आप एथिक्स के लेक्चर देख लीजिए किसी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट के। लेक्चर्स देखेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, आपको सब्जेक्ट से डर कम लगेगा, सब्जेक्ट ईज़ी लगने लगेगा। एंड एक बार लेक्चर अगर देखें तो उसके बाद आपके जो सोर्स मटेरियल है, जो विज़न से पढ़ेंगे या किसी दूसरी बुक से पढ़ेंगे, तो उससे एक बार रिवाइज़ कर लीजिए। एंड रिवाइज़ करने के बाद आपको मतलब 2 बार आपका रिवीजन हो जाएगा, एक लेक्चर के थ्रू, एक बार बुक के थ्रू। सो उसके बाद अपने आप चीज़ें आसान हो जाती हैं। देखिए, जितना आप ज़्यादा रिवाइज़ करेंगे जो आपको डिफ़िकल्ट लगता है, उतने हर रिवीजन के बाद वो चीज़ उतनी ही ईज़ी हो जाएगी। सो उससे घबराना नहीं है, उसको छोड़ना नहीं है। जो आपको डिफ़िकल्ट लगती है उसको सबसे पहले अभी पढ़िए, बिकॉज़ अभी टाइम है, अक्टूबर-नवंबर तक बहुत अच्छा टाइम है वो चीज़ करने के लिए। तो एस्से और एथिक्स के लिए आप प्रिपरेशन अभी से शुरू कर दीजिए। और आप कोचिंग इंस्टीट्यूट का हेल्प ले लीजिए, वीडियोज़ देख लीजिए यूट्यूब पे, फिर बुक्स करिए, 2-3 बार नहीं समझ में आ रहा है, सेम चीज़ें 2-3 जगह से पढ़िए, समझिए फिर उसको और रिवाइज़ करिए तो हो जाएगा। मतलब सब लोग कर रहे हैं, इतना हर साल इतने सारे लोग पढ़ के जा रहे हैं, मेंस लिख रहे हैं, तो आप सब कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। My optional was sociology, and I have already shared my sociology strategy. So, if you have recently joined, you can refer the video later on. How many questions we should attempt in prelims? Yes. When it comes to the prelims,
try to make maximum attempts, more than 90 I would say. कि अगर आपको कुछ क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि दो ऑप्शन में कंफ्यूजन है, यूज योर नॉलेज बेस उसको एनालाइज करने के लिए ढंग से एंड अटेम्प्ट करिए। मोर देन 90 यू हैव टू अटेम्प्ट, क्योंकि जितने ज्यादा अटेम्प्ट करेंगे उतना ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ेगा आपके आंसर सही होने का। जो जहाँ पे 50-50 कंफ्यूजन है वहाँ पे आप डेफिनेटली अगर ज्यादा आंसर्स करेंगे तो ज्यादा सही भी होंगे। सो मोर देन 90 आई वुड से। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको ब्लाइंड तुक्का मारना है, ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है ऐसा। अगर आपको नहीं, आप 90 तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो 86, 87, 85 दैट इज ऑल्सो फाइन, बट डोंट डू ब्लाइंड गेस। अगर आंसर्स वही, क्वेश्चंस वही अटेम्प्ट करने हैं जहाँ पे आपको थोड़ा आता है। दो ऑप्शंस आपने एलिमिनेट कर दिए, दो में कंफ्यूजन है, तो वहाँ आप कुछ भी थोड़ा सा भी इंटरप्रिटेशन लगा के सॉल्व करने का ट्राई करिए। 85 to 90, more than 90 I would say. So it is better. And for CSAT बहुत सारा प्रैक्टिस करिए एंड ट्राई 45 से ज़्यादा किसी भी कंडीशन में आपको 45 से ज़्यादा सॉल्व करना है। 45 से ज़्यादा कम क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि आप बॉर्डर लाइन पे रहेंगे, बिकॉज यू नेवर नो कि कॉम्प्रिहेंशन में कितने गलत हो जाएं। सो इट इज़ एडवाइजेबल कि 45 से ज़्यादा अटेम्प्ट करें। 50 है तो बहुत अच्छा है। So, which revision method did you use for subjects? रिवीजन के लिए जैसे आपने पहले, सबसे पहले अगर आप बेसिक से बिगिन कर रहे हैं अपनी स्टडीज़ को, सो 2-3 रीडिंग आप अपनी बुक्स को दीजिए, उसमें हाईलाइट करिए या बुक्स में लिखते हैं वहाँ लिखिए जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कीवर्ड्स हैं। जब 2-3 रीडिंग हो जाए बुक्स की, उसके बाद आप क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मॉक टेस्ट दीजिए कोचिंग इंस्टीट्यूट के, फिर मॉक टेस्ट के थ्रू रिवीजन करिए, बैक ट्रैक करिए। सो इस तरीके से आपका 4-5 बार रिवाइज हो जाएगा। सो ये तरीका है, पहले आपको बुक्स पढ़ने हैं, सिलेबस खत्म करना है, बुक्स पढ़ने हैं, 2-3 रिवीजन के बाद आप इस पोजीशन में आ पाएंगे कि आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। जब इस पोजीशन में आ जाए, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो आपको फिर प्रीवियस ईयर सॉल्व करने हैं, अच्छे से एनालाइज करने हैं सारे चारों ऑप्शंस। जो जो ऑप्शन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, चारों ऑप्शंस आपको अच्छे से बुक से जाके पढ़ना है। उसके बाद फिर मॉक टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट में फिर बुक से रिवाइज करिए। तो ऐसे हर सब्जेक्ट से आप ऐसा करेंगे तो अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। For ancient history, R.S. Sharma and medieval Satish Chandra enough for parents, or it is compulsory to read? And yeah, that is also enough. But I would suggest कि ancient और medieval से कई बार, medieval से तो नहीं, ancient से कई बार इतने difficult question आते हैं जो किसी भी book में cover नहीं होते। So we should not be worried so much about such questions. हमारा aim होना चाहिए कि जो moderate question है, easy question है, वो हमसे नहीं छूटने चाहिए। और I think वो इन book से भी cover हो जाएंगे। सोशियोलॉजी में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन टैकल, यस, एप्लीकेशन बेस्ड टैकल करने के लिए, क्वेश्चंस के लिए आप जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करिए। एंड जब उनको सॉल्व कर रहे हैं, ट्राई टू सॉल्व इट ऑन योर ओन। मॉडल आंसर्स मत रेफर करिए। अगर नहीं आप कुछ पॉइंट्स बना पा रहे हैं, नहीं उस पे लिख पा रहे हैं, उसके बाद आप मॉडल आंसर्स रेफर कर सकते हैं या अपनी जो भी बुक है वहाँ पे रेफर कर सकते हैं। एंड इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं एप्लीकेशन बेस में, ट्राई टू क्रॉस लिंक पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 का नॉलेज भी पेपर 2 में आप यूज़ कर सकते हैं, पेपर 2 का नॉलेज भी आप पेपर 1 में यूज़ कर सकते हैं। यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई क्वेश्चन में क्या पूछा है एंड मैं कौन से थिंकर की कौन सी थ्योरी किस क्वेश्चन में यूज हो सकती है। सो ऐसे ऐसे करके आप सॉल्व कर सकते हैं। एंड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन का करने का तरीका यही है, ट्राई टू सॉल्व मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्वेश्चन। किसी कोचिंग के टेस्ट सीरीज से करिए या प्रीवियस ईयर से करिए। एंड जब आप अटेम्प्ट करें उन क्वेश्चन को, मॉडल आंसर मत देखना, पहले अपने दिमाग में एनालाइज करना, अपना कंटेंट यूज करना एंड पेपर 1 पेपर 2 को क्रॉस लिंक करना है। Nowadays CSAT is becoming more tough. How to prepare? Yes, CSAT के लिए अगर मैं बताती हूँ, जीरो से शुरू करने के लिए RS अग्रवाल का एक बहुत ही बेसिक मैथमेटिक्स का बुक आता है। सो आप उसमें ऑलमोस्ट हर टाइप के क्वेश्चन कवर हैं, तो आप उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। पहले उसके क्वेश्चन सॉल्व करिए, उसमें फिर आपका 80-90% जैसी चीज़ें कवर हो जाएंगी। उसमें इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन नहीं है। जब आपने मैथमेटिक्स या रीजनिंग वाली चीज़ें कवर कर ली, उसके बाद
ट्राई टू सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. देखिए, भले प्रीलिम्स हो, सीसैट हो या मेंस हो, सबका मंत्रा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है. सब में तो करना ही करना है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. सो उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप सॉल्व करिए, और फिर देखिए कौन से टॉपिक से आपको डिफिकल्ट हो रहा है, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आए. जैसे कैलेंडर के क्वेश्चंस हर साल आते हैं, सो मेक श्योर कि आप कैलेंडर बहुत अच्छे से करके जाएं. और या आइडेंटिफाई करिए कौन से टॉपिक से आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो उसमें और सॉल्व करिए क्वेश्चंस. तो इसमें नहीं है यार, और सी सेट में एक बहुत ज़रूरी है कि आप टाइम बाउंड टेस्ट दें. इट्स नॉट लाइक कि आपने 10 क्वेश्चन किए, 20 क्वेश्चन किए. यू हैव टू गिव 2 आवर्स टेस्ट, और 2 आवर्स टेस्ट में 45 से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही करने हैं इन एनी केस, बाय एनी हाउ. एंड इस करने का यही तरीका है, स्टार्ट गिविंग टेस्ट, जो स्टडी. पहले हम 2-3 महीना पढ़ते थे, मैं अब थोड़ा जल्दी पढ़ लेते हैं कि ठीक है, फरवरी मार्च से स्टार्ट कर लेते हैं पढ़ाई करना सी सेट की. सो उसमें यही है कि आर एस अग्रवाल पढ़ लीजिए, प्रीवियस ईयर्स दे दीजिए, प्रीवियस ईयर करने के बाद फुल लेंथ टेस्ट दे लीजिए. एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन तो आप प्रीवियस ईयर के पिछले 10 साल के देख लें तो हो जाएगा इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन. उसमें ज़्यादा आई डोंट थिंक सो कि उसमें ज़्यादा ज़रूरत है. हाउ यू रिमेंबर होल 1 ईयर करंट अफेयर्स. इट्स कुछ भी याद करने का तरीका रिविजन ही है, रिविजन या क्वेश्चंस. सो जैसे मैंने बताया, मैंने क्या करती थी, मैं तो डेली न्यूज़पेपर पढ़ती थी, मंथली कंपाइलेशन एक बार गो थ्रू कर लेती थी. ऐसे याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि मेरा न्यूज़पेपर बहुत अच्छे से पढ़ा होता था. फिर डेली क्विज करती थी, 5-5 10 क्वेश्चन डेली करंट अफेयर्स के. ठीक है, एक आध दिन मिस हो जाए, दैट इज़ ओके. एंड उन क्विज का इनसाइट्स का कंपाइलेशन भी आता है मंथ एंड में. सो अगर आपको रिवीजन करना है, जैसे प्रीलिम्स आ रहा है, तो 2 महीना पहले आप उन कंपाइलेशन को डाउनलोड कर लीजिए एंड उन टेस्ट क्वेश्चंस को रिवाइज कर लीजिए. सो उससे भी पूरा आपका 1 साल का कवर हो जाएगा. और अगर आप कंफर्टेबल हैं कि मंथली कंपाइलेशन आप एक साथ बैठ के रिवाइज कर सकते हैं, तो वो भी आप 2 महीना पहले कर सकते हैं. एंड फिर ये PT 365 भी लॉन्च होता है विजन का 1-2 महीना पहले प्रीलिम्स से. उसमें भी काफ़ी फैक्चुअल चीज़ें होती हैं, वो भी एक बार आप पढ़ सकते हैं. वहाँ से भी कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं, स्पेशली साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पीटी तो काफ़ी अच्छा होता है. बहुत ही चांसेस होते हैं वहाँ से क्वेश्चन आए. सो ये 3-4 तरीके हैं, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं पूरे साल का करंट अफेयर्स. जब मैंने मेंस दिया था तो ऑप्शनल में कितने क्वेश्चंस अच्छे से आते थे. अ, एक इन पेपर 1 में मैंडेटरी क्वेश्चंस में थे, मुझे एक क्वेश्चन नहीं आता था. और पेपर 2 में भी मुझे एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से नहीं आता था, बट मुझे थोड़ा तो आइडिया था, तो मैं उसमें लिखा था. लेकिन एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा था 10 मार्क का, क्योंकि मुझे उसका कोई आइडिया नहीं था. सो इट वाज़ लाइक दैट. हाउ टू प्रिपेयर इकोनॉमिक्स फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस, उसका मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ. इकोनॉमिक्स के लिए, इकोनॉमिक्स में नितिन सिंघानिया, श्रीराम आईएएस, दोनों ही बुक्स बहुत अच्छे हैं. एंड इकोनॉमिक्स में करंट अफेयर्स विजन से कर लीजिए, न्यूज़पेपर से कर लीजिए. मेंस के लिए इकोनॉमिक सर्वे इम्पोर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. एंड यही है, बस बेसिक बुक्स यही है. बस आप टेस्ट दीजिए एंड टेस्ट से फिर रिवाइज करिए अपनी बुक्स को. वहाँ से नहीं मिलता है, फिर करंट अफेयर्स वाला मॉड्यूल देख लीजिए. सो इट्स लाइक दैट. इकोनॉमी में तो बेसिकली ज़्यादा कुछ तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, सो वो तो ईजिली टैकल हो जाएंगे कोई भी बुक से. एंड करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चंस के लिए आप जो मंथली कंपाइलेशन पढ़ेंगे या क्वेश्चन सॉल्व करेंगे टेस्ट सीरीज के, उसमें कवर हो जाएगा. एंड अगर आपको अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में, तो मृणाल सर के लेक्चर सीरीज होते हैं. सो वो भी आप देख सकते हैं, वो बहुत अच्छे हैं, प्रीलिम्स के लिए बहुत हेल्प करते हैं. My optional marks was 265, so it was this. I think I have covered everything. I'll just summarize everything in a gist of 2-3 lines. I'll give you certain do's and don'ts when it comes to do's for the both prelims and mains. One thing is, don't maximize your resources. Stick to the one two books, but
दे शुड बी गुड बुक्स, गुड रिसोर्सेज। ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी है, कम चीज़ें पढ़नी है, बहुत बार पढ़नी है, मल्टीपल टाइम रिविजन्स करना है। दूसरी चीज़ जो करनी है दोनों ही स्टेज के लिए हमको, वो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉक टेस्ट देने हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डेफिनेटली अटेम्प्ट करने हैं हर सब्जेक्ट के, बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस। एंड थर्ड इज सी सैट इग्नोर मत करना, इवन फॉर साइंस स्टूडेंट्स एंड फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ऑल्सो, कि आजकल बहुत डिफिकल्ट हो गया है पेपर। सो दो तीन तीन आप देख लीजिए, टेस्ट लगा लीजिए, अगर आपके कंफर्टेबली 80-90 मार्क्स आ जा रहे हैं तो इट्स नॉट रिक्वायर्ड, अगर कम आ रहे हैं तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एंड यस, दिस वाज इट। सो स्पेसिफिकली GS2 GS3 की मैंने क्या क्या मैंने डिफरेंट किया जिसकी वजह से थोड़े ज़्यादा मार्क्स आए, सो मैंने ऑलरेडी शेयर कर चुका है। एंड yes, this was all about what I have done. So if any one of you have any specific query, you can always reach out to me. You can always reach out to me via telegram or Instagram. There's no problem in that. I would be more than happy to resolve your queries, whatever it is. um, yes, there's one more question. Let me have this. Ma'am, class 1, class 11 से IS का trainee, I didn't get this question, I'm sorry. कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती, वीक 5 days अच्छे से, ओके। फॉर वीक डेज एंड वीकेंड्स ठीक है, 5 days जब वर्किंग डेज होता है कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती होगी, प्रोडक्टिविटी नहीं आ पाती होगी, वर्कलोड भी कभी ज़्यादा हो सकता है। सो वर्किंग लाइफ में ऐसा हेयर एंड देयर होता है, कभी आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा, कभी बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन आपको डोंट गेट डिसहार्टन कि आज तो मेरी पढ़ाई नहीं हुई, दैट्स ओके, कल हो जाएगी। हो सकता है आगे आने वाले 2-3 दिनों में ज़्यादा टाइम मिल जाए। एंड अगर आपके पास लीव्स हैं तो आप लीव्स अपना यूज़ करिए, हॉलीडेज यूज़ करिए, वीकेंड्स पे कहीं घूमने मत जाइए, 10-12 घंटे पढ़ाई कीजिए। एंड जो पढ़ाई करनी है डू इट स्मार्टली। क्या पढ़ना है, टेस्ट अगर आप ऑलरेडी 2-3 चीज़ें बार रिवाइज़ कर चुके हैं अपनी बुक्स को, टेस्ट दे दीजिए आप सैटरडे, संडे टेस्ट टेस्ट बैक ट्रैक में रिविज़न कर लीजिए। इट विल बी मोर हेल्पिंग कि आप कंटिन्यूअसली बुक्स पढ़े जा रहे हैं उससे ज़्यादा। इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि आप क्लास 11 से हाईएस्ट का ट्रेनिंग करें, इट्स नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। ग्रेजुएशन में यू कैन थिंक ऑफ सेकेंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन और थर्ड ईयर में भी, बिकॉज 2-3 साल आप फुल टाइम प्रिपेयर करें, दैट इज़ मोर देन इनफ कि आप एग्ज़ाम लिख पाएंगे। सो इज दिस okay. So then thank you everyone for this, for asking me these beautiful questions. And let me know if you need any other guidance or any other help with relation to any of the subject. I would be more than happy to help you in any way. So yes, so guys, here I'm ending this session. Please write to me if you want, if you have any other specific queries. Thank you so much. Good evening and all the best to all the aspirants. And I would like to see you future officers. So have a very bright future. Thank you